रेडियो सक्रियता तत्व के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। पहला बात, रेडियो सक्रियता तत्व क्या है? तो पढ़िए, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी वह पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है और तत्व होता है जो स्वतः विखंडित होकर के, स्वतः मैंने अपने आप विखंडित होकर के कुछ अदृश्य किरणें का उत्सर्जन करता है। कैसा किरणें का उत्सर्जन करता है? अदृश्य किरण का उत्सर्जन करते हैं, उसी को कहा जाता है रेडियो सक्रिय तत्व। देखिए, कोई तत्व मान लेते हैं, अदृश्य किरणें का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा किरणें। तत्व है, इसमें से अदृश्य किरणें निकल रहा है। अदृश्य किरणें जब निकल रहा है तो इसी में से निकलने वाला कहाँ से निकल रहा है? तत्व से निकल रहा है। यही तत्व हो गया रेडियो सक्रिय तत्व। जो किरणें निकल रहा है उसको बोलते हैं रेडियो सक्रिय किरण। तो रेडियो सक्रिय किरण क्या है? जिस रेडियो सक्रिय तत्व से निकलता है किरण, उस किरण का नाम हो गया रेडियो सक्रिय किरण। वो रेडियो सक्रिय किरण जो होता है इसको अल्फा बीटा गामा नाम दे दिया जाता है। और पूरी घटना को कहा जाता है, पूरी घटना जो घट रहा है रेडियो सक्रिय तत्व से रेडियो सक्रिय किरण निकलना, इस घटना को बोला जाता है रेडियो सक्रियता, है ना। जिस तत्व से रेडियो सक्रिय किरण निकलता है उस तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व, जो किरण निकलता है उसको बोला जाता है रेडियो सक्रिय किरण। और इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहलाता है, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था? 1896 में होता है। कब होता है? 1896 में। कहाँ का? तो फ्रांस का वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हेनरी बेकरेल ने किया था। पूछेगा, हेनरी बेकरेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया। पूछेगा, ये रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया या पता किया? हेनरी बेकरेल। कब किया था? फ्रांस का वैज्ञानिक था हेनरी बेकरेल। कब किया था? 1896 में। हेनरी बेकरेल ने पता पाया कि यूरेनियम और यूरेनियम के लवण से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होते हैं। यूरेनियम है और यूरेनियम के लवण है, इसी से क्या होता है? कुछ स्वतः अदृश्य किरणें निकलता है। यही पता लगा, यूरेनियम और यूरेनियम के जो लवण है इसे क्या कुछ अदृश्य किरणें स्वतः निकलती है ना। इसलिए स्वतः निकलने के कारण बताया कि जो जहाँ से निकल रहा है अदृश्य किरणें उसी को रेडियो सक्रियता की खोज के बताया। यूरेनियम और यूरेनियम के लवण से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होते हैं। प्रारंभ इन अदृश्य किरणों को बैकरल किरणें कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस जो किरण निकलता है इसको बैकरल किरणें कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि बैकरल नाम के वैज्ञानिक खोज किया था इस किरण का। उन्हें 1898 में, 2 वर्ष बाद, 1896 के बाद 98 में आ गया। यहाँ से सवाल उठेगा, तो रेडियो सक्रियता खोज किसने किया? हेनरी बेकरेल ने किया था। कब किया? 1896 में। कैसे किया? तो यूरेनियम और यूरेनियम के लवण से स्वतः उत्सर्जित होता है किरण, उस किरण को नाम दिया बेकरेल किरण। इसी तरह से खोज किया हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता खोज। प्रारंभ में इन अदृश्य किरणों को बेकरेल किरणें कहा गया। शुरू जब खोजा गया इस किरण को कहा गया बेकरेल किरणें, तो बाद में नाम दे दिया जाता अल्फा बीटा गामा। 1896 के बाद 2 वर्ष आई 1898 में। मैडम क्यूरी तथा उनके पति का नाम था पीरे क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी और मैडम के बाद पीरे क्यूरी, दोनों पति पत्नी थे। 1898 में दोनों पति पत्नी ने यह सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया जी? यूरेनियम और उसके यौगिक से, यूरेनियम वही यूरेनियम जिससे क्या अल्फा बीटा गामा अदृश्य किरणें जो निकलता है, वही यूरेनियम और इसके यौगिक, यूरेनियम के जितना यौगिक सब से बैकरल किरणें का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। कैसा है? परमाणु जनित क्रिया है। मतलब यह हुआ 1898 में। मैडम क्यूरी तथा पीरे क्यूरी दोनों मिलकर बताते हैं कि यूरेनियम के तत्व से तो निकलता है बैकरल किरणें निकल रहा है। कौन सा किरण निकल रहा है? बैकरल किरणें। किस कारण से? परमाणु जनित क्रिया। क्या है? परमाणु जनित क्रिया। कौन बताया? तो 1898 में बताया। कौन? मैडम क्यूरी ने बताया था। कौन और कौन? पीरे क्यूरी, दोनों मिलकर क्या बताया कि यूरेनियम से निकलने वाला जो बैकरल किरण है ये कैसा है? परमाणु जनित क्रिया है। यूरेनियम से जो बैकरल किरण निकल रहा है ये परमाणु जनित क्रिया हो रहा है। कौन सा क्रिया हो रहा है? परमाणु जनित क्रिया। तो परमाणु जनित क्रिया कौन बताया? 1898 में। कौन बताया? मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने। क्या बताया? यूरेनियम के और उसके यौगिक से बैकरल किरणें का निकलना है। क्या है? परमाणु जनित क्रिया है। बैकरल किरणें खोज बैकरल ने किया था। यह अवशिष्ट या विशिष्ट गुण यूरेनियम के रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। यह जो विशिष्ट गुण जो निकलता है अदृश्य किरणें या बैकरल किरणें, ये जो तत्व के रासायनिक गुण पर या भौतिक गुण पर निर्भर नहीं करता है। यह विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति और भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। यूरेनियम जो तत्व है इस पर रासायनिक गुण, यूरेनियम का रासायनिक गुण यूरेनियम के भौतिक गुण पर निर्भर नहीं करता है। गुण क्या करा? विशिष्ट गुण यूरेनियम की रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। 1898 में ही वही 1898 जिसमें मैडम क्यूरी उनके पति पीरे क्यूरी ने बताया था कि यूरेनियम और इसके यौगिक से बैकरल किरणें जो निकलता है वो कैसा है? परमाणु जनित क्रिया है। और बताया कि
यूरेनियम का जो रासायनिक स्थिति है या भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कौन? परमाणु जनित क्रिया। उसी समय 1898 में मैडम क्यूरी दोबारा आ जाती है और अस्मिडेट आता है। अस्मिडेट ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ खोज के क्रम में बताया। अन्य कहने का मतलब कि दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थ। पहला तो खोजा गया था यूरेनियम है रेडियो सक्रिय पदार्थ। दूसरा बोला 1898 में मैडम क्यूरी, उनके साथी एक और आए हैं अस्मिडेट, दोनों मिल जाता है 1898 में। अब बोलते हैं कि अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ, मैं दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थ खोज किया और बताया कि थोरियम है। क्या है? थोरियम दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थ है। पहला पदार्थ पोलोनियम था, यूरेनियम था पहला 92 238 है ना। इसी से अल्फा बीटा आदर्श किरण निकल रहा था। और दूसरा बार खोज किया थोरियम का। पहले यूरेनियम 92 238 खोजा, तब जाकर थोरियम का खोज हुआ 1898 में। फिर थोरियम 92 232 का मैडम क्यूरी और अस्मिडेट ने खोज किया था इसका थोरियम का। 1898 में मैडम क्यूरी और अस्मिडेट ने दूसरे रेडियो सक्रिय तत्व थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है, ऐसा बोले। इन दोनों मिलकर बोले हैं 1898 में कि देखो यूरेनियम तो ये है, यूरेनियम के अलावा थोरियम में भी रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है। यूरेनियम के अलावा यूरेनियम तो ये है, यूरेनियम के अलावा थोरियम में भी, दोनों में भी रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है। ऐसा बात कौन बोलते हैं? मैडम क्यूरी और अस्मिडेट ने बोलता है। 1898 में बोलता है मैडम क्यूरी, अस्मिडेट ने क्या बोला? थोरियम जो है इसमें भी रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है। फिर 1896 में हुआ कहते हेनरी बेकर ने रेडियो सक्रियता खोज किया और बोला कि यूरेनियम से और यूरेनियम के लवण जितना सबसे कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होते हैं। इस प्रारंभ में जब किरणों का जो स्वतः उत्सर्जित किरण होता है उस किरण का नाम दे दिया बेकर किरण। फिर 2 बरस बाद आया 1898 में मैडम क्यूरी आती है, उनके पति पीरे क्यूरी। बोलते हैं ये दोनों सुझाव देता है। यह सुझाव दिया कि यूरेनियम और उसके यौगिक बेकर किरणें का निकलना, यूरेनियम और इसके यौगिक से यूरेनियम से जो बेकर किरणें निकल रहा है एक परमाणु जनित क्रिया है। ये परमाणु जनित क्रिया जो है यूरेनियम की रासायनिक स्थिति और भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन 1898 में मैडम क्यूरी आती है और अस्मिडेट ने, है ना, मैडम क्यूरी आ जाती है, पीरे क्यूरी अस्मिडेट आता है। बोलते हैं यूरेनियम के अलावा थोरियम में भी रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है। फिर 2 बरस बाद 1898 के बाद 1902 में आते हैं। 1902 में मैडम क्यूरी और उनका पति पीरे क्यूरी, वही मैडम क्यूरी और पति पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पति पीरे क्यूरी, इन लोग क्या बोले थे कि यूरेनियम के यौगिक से निकलने वाला जो बेकर किरणें है, ये बेकर किरणें जो है ये कैसा परमाणु जनित क्रिया है। कैसा परमाणु जनित क्रिया है, जो किरण निकलता है इसी को बोला जाता है परमाणु जनित क्रिया। जो यूरेनियम के रासायनिक गुण और भौतिक गुण निर्भर नहीं करता इस पर। फिर आते हैं 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी फिर बताते हैं, पता लगा कि यूरेनियम के खनिज जो है पिच ब्लेंड है। यूरेनियम का खनिज क्या है? पिच ब्लेंड है। तो यूरेनियम का खनिज है पिच ब्लेंड में यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित है और जोखिम भरा अनुसंधान। यूरेनियम पिच ब्लेंड किसका खनिज यूरेनियम का है? तो पिच ब्लेंड में देखा गया कि यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित है। जितना रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम में 100 होगा तो पिच ब्लेंड में 110 होगा, इतना रेडियो सक्रिय तत्व है दोनों में। इस अनुमान के आधार पर इस वैज्ञानिक दंपति ने अपने कठिन दंपति, वैज्ञानिक कहने का मतलब हो गया मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने अपने कठिन जोखिम भरे अनुसंधान के फलस्वरूप 1903 ईस्वी में पिच ब्लेंड से देखा गया पिच ब्लेंड में रेडियो सक्रिय तत्व ज़्यादा है यूरेनियम से, इसलिए 1902 में तो पता किया पिच ब्लेंड का। कौन? दोनों पति पत्नी ने। 2 में पता करता है, साल भर के बाद 1903 में पिच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। पूछेगा रेडियम क्या है? अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व है की खोज कर लेता। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम, इसका खोज कौन किया था? रेडियो सक्रियता कहेगा तो हेनरी बेकर। रेडियम 1903 में होता खोज। किससे? तो पिच ब्लेंड से। 1903 में पिच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज होता। कब? रेडियम का खोज 1903 में। आज लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो सक्रिय तत्व आज देखा जाए। उस समय तो 1903 में पिच ब्लेंड से खोजा गया था। पिच ब्लेंड क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। इससे पिच ब्लेंड से क्या बनाया गया था? रेडियम क्या हो गया? तो हो गया रेडियम बना पिच ब्लेंड से, तो रेडियम हो गया रेडियो सक्रिय तत्व। आज रेडियो सक्रिय तत्व के समस्थानिक कितने हैं? तो 40 प्राकृतिक में पाया जाता है। थोड़ा सा क्यूज कर लीजिए। रेडियो सक्रियता पदार्थ क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर के उसमें से कुछ अदृश्य किरणें निकलता है। जो जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकल रहा है उसी तत्व को बोला जाता है रेडियो सक्रिय तत्व। जो किरण निकलता है उस किरण का नाम दे दिया गया है रेडियो सक्रिय किरण, और जिस तत्व से निकलता है रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। हेनरी बेकरल कब किया था? हेनरी बेकरल ने 1896 में, है ना। किस तत्व में से कौन सा तत्व पाएगा? यूरेनियम, और यूरेनियम का लवण पाएगा, है ना। इसी चलते अदृश्य किरणें का नाम दे दिया गया
हेनरी बेकरल ने खोजा था, इसलिए इस अदृश्य किरणें का नाम दे दिया गया हेनरी बेकरल किरणें। फिर चलते हैं, ये हो गया 1898 में क्या होता घटना, मैडम क्यूरी पति पीरे क्रिया था, क्या बोले इन लोग बोले कि यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम और यूरेनियम के यौगिक, इससे निकलने वाला जो बेकरल किरणें है, क्योंकि 1896 में तो बेकरल किरणें खोज हो गया था, 98 में अभी नाम है इसका, अभी इसका नाम है बेकरल किरणें ही नाम है 98 में। तो दोनों पति पत्नी बोलते हैं यूरेनियम के तत्व से जो निकलता है हेनरी बेकरल किरणें, ये परमाणु जनित क्रिया हो रहा है। कौन सा क्रिया हो रहा है? परमाणु जनित क्रिया हो रहा है, जिससे इसका विशेष गुण यही है कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के तत्व से निकलता है, इसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण निर्भर नहीं है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण पर निर्भर नहीं है। जो हेनरी बेकरल किरणें जो निकल रहा है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण पर निर्भर नहीं है। फिर 1898 के बाद फिर आते हैं मैडम क्यूरी, अस्मिट रहते हैं। इन लोग बोलते हैं कि यूरेनियम ही नहीं है, यूरेनियम तो यूरेनियम ही एक तत्व नहीं है जिसमें रेडियो सक्रियता तत्व पाया जाता है, बल्कि थोरियम भी है, इसमें भी रेडियो सक्रियता तत्व पाया जाता है। हम कह सकते हैं थोरियम का खोज मैडम क्यूरी और स्मिथ ने खोज किया था 1898 में, थोरियम खोज। फिर 1902 में आते हैं, फिर दोनों पति पत्नी आते हैं। 98 के बाद फिर 1902 में मैडम क्यूरी उनके पति पीरे क्रिया आते हैं। फिर 2 में क्या बोलते हैं दोनों, तो यूरेनियम के खनिज देखा, कौन सा खनिज है यूरेनियम के? पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड से ही देखा इन लोग, देखा कि पीच ब्लेंड में जो रेडियो सक्रियता तो है यूरेनियम से भी ज़्यादा है, इसलिए पीच ब्लेंड से भी बहुत ज़्यादा है। यूरेनियम में यूरेनियम से ज़्यादा भी है, यूरेनियम से कितना ज़्यादा है? यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध है। मैंने कहने का मतलब यूरेनियम में 100 गो रेडियो सक्रियता तो कितने निकलेगा, तो पीच ब्लेंड में 4 गुनी है, यानी कि 400 रेडियो सक्रिय कितने निकलेगा पीच ब्लेंड में, इतना है। फिर क्या हुआ, यही पीच ब्लेंड की खोज करने के बाद है ना 1903 में जो खोज कर लिया 1902 में, 1903 में आते हैं दोनों पति पत्नी ने पीच ब्लेंड से क्या बना दिया, देखा कि पीच ब्लेंड से रेडियम बना दिया, और रेडियम बनाया जिससे रेडियम भी एक रेडियो सक्रिय तत्व हो गया। आज रेडियम सक्रिय तत्व बनाया 1903 में। आज प्रकृति में 40 गो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और अनेक रेडियो सक्रिय तत्व है, समस्थानिक भी है, तत्व भी 40 से अधिक प्रकृति में। यहाँ लिखा है रेडियो सक्रियता, शब्द लगा शब्द का प्रयोग मैडम क्यूरी ने किया था, सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने किया था, लेकिन रेडियो सक्रियता का खोज किया था हेनरी बेकरल ने कर लिया था, लेकिन शब्द लग जाएगा तो मैडम क्यूरी ने किया था। यहाँ कह रहा है मैरी क्यूरी और उनका पति पीरे क्यूरी दोनों यूरेनियम के आविष्कार का नाम था पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड जो यूरेनियम का आविष्कार इसी से है ना पर शोध किया, पीच ब्लेंड पर शोध किया, तो शोध की प्रक्रिया में पोलोनियम के और रेडियम नामक नए 2 नए तत्व को खोज किया था। इसमें लिख रहा है पीच ब्लेंड से 2 तत्व बनाया था दोनों पति पत्नी, पोलोनियम और रेडियम। और 1903 में इनको कहा हुआ पति पत्नी को दोनों को है ना भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए यहाँ लिख रहा है 1903 में पीच ब्लेंड से ही रेडियम की खोज कर लेता और पोलोनियम की खोज किया है ना 1903 में खोज किया, इसलिए 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोनों पति पत्नी के। कर रहा है रेडियो सक्रियता के प्रकार देखना है, तो रेडियो सक्रियता का प्रकार किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में रेडियो सक्रियता के जब परिवर्तन होता है तो आखिर रेडियो सक्रियता नाभिक किरणें अदृश्य किरणें क्यों निकलता है, क्योंकि इसमें नाभिक है, नाभिक में यूरेनियम का नाभिक है जो अस्थायी है और न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा रहता है, इसलिए टूट जाता है और टूट कर निकल जाता है, रेडियो सक्रिय परमाणु अस्थायी होता है। वही कहा रेडियो सक्रियता का प्रकार किसी तत्व के रेडियो सक्रियता परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। किसका? परमाणु का जो है नाभिक वही विखंडन होता है। रेडियो सक्रियता में किसका विखंडन होता है? परमाणु है, परमाणु का नाभिक टूटता है हमेशा। नाभिक क्यों टूटता है? इसका कारण यह है कि रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु अस्थायी है। कहा परमाणु का अस्थायी है, नाभिक टूटता है। क्यों नाभिक टूटता है? क्योंकि परमाणु जो है, परमाणु के नाभिक जो नाभिक अस्थायी, कैसा अस्थायी है? अस्थायी है क्यों है कि न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा हो गया वो परमाणु के नाभिक जो है अस्थायी बन जाता है, और न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया अस्थायी हो गया, टूटेगा, ब्लास्ट करेगा। परमाणु अस्थायी होता है, ऐसे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होता है जिसके कारण टूट जाता है, और टूटता है तो टोटल 2 प्रकार में बढ़ जाता है। रेडियो सक्रियता 2 प्रकार की होती है, जो हेनरी बेकरल ने खोज किया था, 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो स्वतः होता है उसे प्राकृतिक, जो स्वतः विखंडित होता है प्राकृतिक, जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता क्या है? जिसमें स्वतः होगा रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक है, प्लस होता है परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। माने ये जो परमाणु के नाभिक है स्वतः विखंडित होता है, अब विखंडित होकर के अन्य तत्व के जो परमाणु बनता है ये परमाणु में कन्वर्ट होता है। एक परमाणु का नाभिक टूटता है तो दूसरा परमाणु बन जाता है, और जो टूटता है उसमें से अदृश्य किरणें निकलता है, इसको कहते हैं रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। तो कह रहा है यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, यह क्रिया होते रहता है। ये परमाणु टूटेगा जिसमें से अदृश्य किरणें निकलेगा, जिसको कहते हैं रेडियो सक्रिय किरणें, और ये नाभिक टूटता है तो दूसरा परमाणु बनता है, ये परमाणु टूटेगा तो तीसरा बनेगा, इसी तरह से चलते रहता है, और हमेशा इसमें से निकलता है रेडियो सक्रिय किरणें। ये क्रिया को ही बोला जाता है रेडियो सक्रिय प्राकृतिक बोलते हैं। वही कहा रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होता है, होकर अन्य
तत्व के परमाणु में परिवर्तन होता है, अन्य तत्व के परमाणु में कन्वर्ट हो गया, टूटता है तो अन्य तत्व के परमाणु में कन्वर्ट हो गया। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है, ये क्रिया होते रहता है हमेशा, टूटेगा बनेगा टूटेगा बनते रहता है। इसमें रेडियो सक्रिय किरणें क्वेश्चन होता है, कौन सा किरण निकलता है? रेडियो सक्रिय किरणें, इसलिए इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, क्योंकि स्वतः हो रहा है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम थोरियम की खोज कौन किया था? तो यूरेनियम का ही आयस्क पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड से बनाया गया था रेडियम और थोरियम, 1902 में खोजा गया था, 1903 में बना दिया गया था। पिच ब्लेंड का खोज हल था दोनों पति पत्नी ने किया था 1902 में, अब 3 में बनाया गया था रेडियम थोरियम का, है ना। यूरेनियम का आयस्क है कौन? पिच ब्लेंड, अब पिच ब्लेंड से बना था कौन? रेडियम थोरियम। यूरेनियम भी, रेडियम भी, थोरियम भी, तीनों का रेडियो सक्रिय प्राकृतिक पदार्थ है। तत्वों का विखंडन स्वयं होता रहता है, अतः इन तत्वों में पाए जाने वाली रेडियो सक्रियता प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाता है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोग गलती पढ़ते हैं, यूरेनियम तो ही है, यूरेनियम में से अलावा थोरियम में भी रेडियो सक्रियता पाया जाता है, और थोरियम की खोज 1898 में किया था, है ना, मैडम क्यूरी और स्मिडेट ने किया था। लिखा है 1898 में मैडम क्यूरी स्मिडेट ने थोरियम की खोज किया था। देखिए यहाँ पे थोरियम की खोज कौन किया था? 1898 में मैडम क्यूरी और स्मिडेट ने किया था, लेकिन रेडियम की खोज पति पत्नी ने किया था, और पोलोनियम की भी खोज किया था पति पत्नी ने। चलिए आगे, यूरेनियम से बनता है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से बनता है रेडियम और पोलोनियम, और थोरियम की खोज होता है 1898 में। इसमें कहा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, प्राकृतिक है। यूरेनियम 9238 और 90 थोरियम, यूरेनियम टूटता है तो थोरियम से 9238 टूटेगा तो थोरियम में कन्वर्ट होगा, और थोरियम 90234 फिर टूटेगा। ये परमाणु, ये नाभिक अस्थायी था और न्यूट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया तो टूट गया, और टूट गया तो जिसके कारण क्या हो गया? 90 थोरियम 90234 बना, फिर ये टूटेगा तो इसका न्यूट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा और नाभिक इसका अस्थायी होगा, है ना, तो टूटेगा तो 90234 थोरियम है, 90234 थोरियम टूटेगा तो पोलोनियम में होगा, है ना, फिर पोलोनियम 91,234 टूटेगा तो यूरेनियम 92,234 बन जाएगा। हमेशा टूटते बनते रहता है। 92,238 में टूटता है तो परमाणु संख्या 2 कमी हो, द्रव्यमान संख्या 4 कमी, 234 थोरियम 90,234 बना। थोरियम टूटता है तो पोलोनियम बनता है 91,234, तो ऊपर द्रव्यमान संख्या बराबर हो गया, तो समझिए कि 90 पर 91 की वृद्धि होगा, फिर 91 के बाद 34 है तो 92 होगा, फिर यूरेनियम 92,234 बन जाएगा, फिर टूटता रहता है कैसे? कृत्रिम रेडियो सक्रियता, तो इसका उल्टा है और क्या, इस स्वतः विखंडित होता था परमाणु का नाभिक, ये नहीं विखंडित होता। कृत्रिम को बोलता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व कृत्रिम तरीके से किसी ज्ञात तत्व के रेडियो सक्रिय समस्थानिक में परिवर्तित किया था। कोई ज्ञात तत्व है उसके रूप में रेडियो सक्रिय समस्थानिक में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कण जिस तत्व पर को बनाना है रेडियो सक्रियता, उस तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों से प्रहार करता है। ये तीव्र वेग वाले कण कौन कौन है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण इसी से प्रहार करते हैं जिस तत्व को बनाना है रेडियो सक्रियता तत्व। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम जो एक अस्थायी तत्व है, कैसा है? मैग्नीशियम अस्थायी तत्व है, एक अस्थायी तत्व है। ये मैग्नीशियम पर अल्फा कण कहने का मतलब कि हीलियम 2 से प्रहार करने पर एक अस्थायी और रेडियो सक्रिय तत्व सिलिकॉन 1427 बनता है। अब साथ में न्यूट्रॉन 0 1 बन जाता, मुक्त होता है। फिर यह सिलिकॉन 1427 स्वतः परिवर्तित होकर के फिर अपने आप स्वतः परिवर्तित होकर अस्थायी एल्युमिनियम में बदल जाता है। जैसे देखते हैं मैग्नीशियम जो एक अस्थायी तत्व है, मैग्नीशियम है कैसा अस्थायी तत्व है। ये मैग्नीशियम पर अल्फा कण हीलियम 2 का प्रहार करता है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? मैग्नीशियम पर अल्फा कण से प्रहार कर रहा है, अल्फा कण से क्या कर रहा है? इसको चोट कर रहा है। हीलियम अल्फा कण का हो या हीलियम 2 का हो, दोनों के हो, इसी से प्रहार कर रहे हैं मैग्नीशियम 24 पर। प्रहार करने पर एक अस्थायी कण निकलता है, उसका नाम है सिलिकॉन 1427 बनता है, अस्थायी कण है। और साथ में न्यूट्रॉन बनता है, और न्यूट्रॉन बना तो फिर समझिएगा नाभिक टूटेगा, 0 1 बनता है न्यूट्रॉन। फिर क्या कहा? न्यूट्रॉन मुक्त होता है, न्यूट्रॉन मुक्त हो गया। फिर यह सिलिकॉन 1427 स्वतः परिवर्तित होकर के सिलिकॉन 1427 फिर टूटता है अपने आप। पहले तो प्रहार करना पड़ता था, अब अपने आप टूटता है, क्योंकि मैग्नीशियम अस्थायी है, तो अस्थायी है तो हीलियम से प्रहार करने पड़ा है या अल्फा कण से प्रहार करने पड़ा। अब सिलिकॉन अस्थायी बन गया। जो अस्थायी होता है उसका नाभिक में न्यूट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है, स्वतः टूट जाता है। यहाँ सिलिकॉन 27 14 अस्थायी है तो इसका नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन की संख्या 7 होगा, ज़्यादा होगा तो नाभिक अपने आप टूटेगा। जब अपने आप टूटेगा तो आगे बढ़ेगा, दूसरा परमाणु में बनेगा, उसका नाम है एल्युमिनियम 1327। फिर अस्थायी बन जाएगा एल्युमिनियम। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1 0 जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन। तो क्या देखें हम लोग यही देखें रेडियो सक्रियता का प्रकार
तो रेडियो सक्रियता के नाभिक अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है और न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो नाभिक टूट जाता है और स्वतः टूटने के कारण इसमें अदृश्य किरणें निकलती है। अदृश्य किरणें निकलते इसी को बोला जाता है ना, रेडियो सक्रियता। जब इस अस्थायी होता है तो दो प्रकार से टूटता है, एक प्राकृतिक रेडियो सक्रियता होता है, एक कृत्रिम रेडियो सक्रियता होता है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता का नाभिक स्वतः टूटता है और अदृश्य किरणें निकलता है जिसको कहते हैं रेडियो सक्रिय किरणें। और टूटता है तो दूसरा परमाणु बनाता है और दूसरा परमाणु में भी टूटता है, नाभिक अस्थायी होता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है तो तीसरा बनाता है, तीसरा चौथा बनाता है, इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब प्राकृतिक रेडियो सक्रियता है। यूरेनियम, थोरियम है ना, ये सब 92-238 टूटता है तो 2 की कमी हो गया समस्थानिक परमाणु संख्या में और भार में हो गया 4 की कमी। थोरियम बन रहा है, थोरियम जब टूटता है तो पोलोनियम बनता है 90, 191 है ना, यानी कि कहते हैं कह सकते हैं कि यूरेनियम 92-234 है। इस पर अल्फा कण का प्रहार होता है, स्वतः टूटता है तो अल्फा कण से होता है परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो गया, 90 से 92 से 90, 38 से 34 हो गया। थोरियम पर बीटा कण से प्रहार करने पर, बीटा कण निकलने पर है, अल्फा कण निकलता है, ये बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 10 के 10 रहेगा और परमाणु संख्या 1 की वृद्धि होता है 90 से 91। इसमें भी हो रहा है, बीटा कण निकल रहा होगा जिसके कारण परमाणु संख्या 10 के 10 है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो गया 91 92 और फिर 92 हो गया तो इस अल्फा कण पर प्रहार करेंगे तो फिर यही कम होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता है ना, स्वतः टूटता है, स्वतः नहीं टूटता है ना, कोई बाहरी पदार्थ के तीव्र वेग वाले कण से प्रहार करता है। और तीव्र वेग वाले कण कौन कौन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा कण होता है। जैसे मैग्नीशियम अस्थायी तत्व है, हीलियम अल्फा, तो जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण देख रहे हैं, अल्फा कण से प्रहार कर रहे हैं। इस पर अल्फा कण करने का मतलब हीलियम 204 अल्फा कण है, इससे प्रहार कर रहे हैं। मैग्नीशियम अस्थायी तत्व है 24, जिसके कारण टूटता है सिलिकॉन 1427 में। और सिलिकॉन 1427 बालू का सूत्र है जो अस्थायी है, ये भी टूटता है और साथ में न्यूट्रॉन मुक्त होता है, ये भी टूटता है। न्यूट्रॉन अस्थायी हो गया तो स्वतः टूटेगा सिलिकॉन तो कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम 327 में, एल्यूमिनियम 27 1327 अस्थायी हो गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, पॉजिट्रॉन हो गया। रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो एक्टिव रेज यानी रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अदृश्य किरणें रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाला जो किरण होता है इस किरण को नाम दे दिया जाता है रेडियो सक्रिय किरणें। रदरफोर्ड रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले इन किरणों को बीटा गामा किरणें को रदरफोर्ड ने 1922 में, कब, जब देख रहा है कि इस पदार्थ से निकल रहा है रेडियो सक्रिय किरणें तो इसी को प्रयोग किया। कौन, रदरफोर्ड ने 1922 में चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबक से तथा विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित करके पाया कि कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर और कुछ किरणें धन ध्रुव की ओर और कुछ सीधे निकल जाता है ना। रदरफोर्ड ने किरण का नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा किरण नाम दे दिया। जैसे कहने वाला सीधे यहाँ समझिए, पूछेगा रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो किरण निकलता है उसे रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं। इस किरण का प्रयोग खोज किया था हेनरी बेकरेल ने, लेकिन इसका प्रयोग शब्द किया था मैडम क्यूरी ने, है ना। लेकिन रेडियो सक्रियता के शब्द का प्रयोग किया था मैडम क्यूरी, लेकिन जो किरण है अल्फा बीटा गामा इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा गामा जो नाम दिया था मैडम क्यूरी ने दिया था। आज मैडम क्यूरी कह रहे हैं, क्या नाम है, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने 1902 की बात है और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र लेता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से प्रभावित किया, देखा कि कुछ किरणें है ना प्लस की ओर, कुछ किरणें प्लस की ओर, कुछ किरणें माइनस की ओर घूम जाता है। इससे पता चलता है ना, इधर प्लस होगा तब ना माइनस वाला आता है, इधर माइनस होगा तब ना प्लस वाला घूम रहा है। इसलिए माइनस वाला का नाम दे दिया बीटा, प्लस वाला का अल्फा और गामा, जो कुछ किरणें सीधा निकल जाता है गामा किरणें का। कौन, रदरफोर्ड। कब, 1902 में। कैसे पता किया था, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित करके किया था। कब किया था, रदरफोर्ड ने 1902 में। इसका नाम दिया था अल्फा बीटा गामा। रेडियो सक्रिय किरणों के गुण, तो रेडियो सक्रिय किरण जो है उसका गुण देखना है। रदरफोर्ड जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या बताया, यही बताया अल्फा कण, ये किरण अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। कितना, बहुत छोटा धन आवेश से बना है, अल्फा कण है तो जाहिर सी बात है जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो करने जाएगा तो माइनस खोजेगा, इसलिए अल्फा कण विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा तो माइनस की ओर जाएगा, यानी कि ऋण ध्रुव की ओर जाएगा। अल्फा कण के खोज लिखा है हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता का खोज किया था, न दिला रहेगा रदरफोर्ड तो मार सकते हैं हेनरी बेकरेल। कह रहा है प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड बताया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन He+ है। कहता है He+ द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन He+ होता है। He++ कहिए है ना, हीलियम पर हीलियम पर प्लस बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
कैसा है, द्विआवेश युक्त हीलियम आयन He+ है, इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुना अधिक है। देखिए अल्फा कण जो है H हीलियम के द्विआवेश युक्त हीलियम आयन जो है हीलियम के डबल आयन के बराबर होता है अल्फा कण। अल्फा कण की मात्रा है, मात्रा हाइड्रोजन का जितना मात्रा है उसका 4 गुना, हाइड्रोजन 4 गुना है, और बाद अकेले अल्फा है। सोच लीजिए हाइड्रोजन का मान 4 होगा तो 4 × 16 हो जाएगा अल्फा कण की वैल्यू। हाइड्रोजन 1 होगा तो अल्फा कण 4 हो जाएगा। तो अल्फा की मात्रा जितना है उसका 4 गुना कौन है, तो अल्फा किरणें। और बताया है रदरफोर्ड ने एक कण में अल्फा कण अत्यंत तीव्र वेग से, तीव्र वेग तो है और सूक्ष्म कण भी है, सूक्ष्म किरण भी है, अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से निकलता है। जाहिर बात है रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से निकलता है अल्फा किरणें। कहाँ से निकलता है, नाभिक से बाहर निकलता है। अल्फा कण का जो वेग है प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग का 1/10 भाग माना जाता है अल्फा कण के वेग। बराबर का हो गया अल्फा कण का वेग है। प्रकाश जितना चलेगा ना, मान लीजिए प्रकाश अगर 100 चलता है तो 100 का 10वां भाग 1/10 कर जाएगा, वो कर जाएगा आपको अल्फा कण का वेग है। प्रकाश के वेग से कितना कण अधिक है, लगभग 1/10 भाग है। वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग है अल्फा कण का वेग। बोल रहा है ये कणों का द्रव्यमान अधिक होने के, द्रव्यमान क्या है, अधिक है, इसलिए गति ऊर्जा भी अधिक है। जिसकी द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका अल्फा कण का गति ऊर्जा भी ज़्यादा होता है। द्रव्यमान ज़्यादा है तो गति ऊर्जा भी ज़्यादा है, यही बोलता है। अल्फा किरणें गैस से होकर प्रवाहित करने पर यह आयनित कर देता है। पूछेगा जब अल्फा किरणें गैस से प्रवाहित होती है या गैस से जाती है तो क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। कौन, अल्फा किरणें। कब आयनित होगा, जब गैस से गुजरेगा तब। अल्फा किरणें जब गैस से होकर प्रवाहित करने पर आयनित हो जाता है। कौन, अल्फा किरणें। अल्फा किरण के द्रव्यमान मास ज़्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा भी अधिक होता है, गति ऊर्जा भी अधिक है। और मास ज़्यादा है तो गति ऊर्जा ज़्यादा है, तो गति ऊर्जा ज़्यादा जरूर है, लेकिन ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण भेदन क्षमता कम है। भेदन क्षमता क्या है, कम है, किसकी, अल्फा किरण के। अधिक द्रव्यमान है इसलिए गति ऊर्जा भी अधिक हो रहा है, और अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की भेदन क्षमता कम होती है। भेदन क्षमता क्या है, कम है। लगभग भेदन क्षमता कम होना है क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है। लगभग देखा जाए 0.1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम का चादर है, क्या, एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम का चादर। 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकता है। कह रहा है 0.1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम का पत्थर है, किसका पत्थर है, चादर है, एल्यूमिनियम का चादर है। किसका चादर है, एल्यूमिनियम का चादर है। तो समझ कितना मोटा होगा ये, 0.1 मिलीमीटर है एल्यूमिनियम का चादर जो दिख रहा है। इधर से अल्फा कण आ रही है, अल्फा कण इसको रोक देता है। क्यों रोक देता है, कि भेदन क्षमता कम है, भेदन क्षमता कम है इसलिए रोक देता है अल्फा कण को। कौन रोकता है, एल्यूमिनियम। कितना मोटा, 0.1 मिलीमीटर रोकता है। ये किरणें मैंने अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है कि नहीं करती है, तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। कह रहा है फोटोग्राफी को प्रभावित करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, लेकिन जिंक सल्फाइड कहो, जिंक सल्फाइड कहो या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कहो, प्लेटिनोसाइनाइड कहो, इस दोनों में चाहे जिंक वाला सल्फाइड रहे या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड रहे, इसमें स्फुरदीप्त है ना, स्फुरदीप्त में होता है फास्फोरसेंस मैंने उत्पन्न करती है। एक बार फल अल्फा कण पर देता है जिंक सल्फाइड पर या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर, स्फुरदीप्त मतलब होता है देरी तक इस पर लाइट रहता है। अल्फा किरणें जीव कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए कोई भी कोशिका को मारना है, कोई भी जीव कोशिका है लिविंग सेल, तो सभी जीव कोशिका को खत्म करना है तो अल्फा कण गुजार दीजिए। तो क्या क्या हम लोग देखें अल्फा किरणें गुण। अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है, अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है। इस पर हीलियम के, किसका, हीलियम के द्विआवेश आयन होता है। किसका आयन होता है, हीलियम के द्विआवेश आयन होता है, किसका, अल्फा कण का। खोज कर लेता रदरफोर्ड ने किया था और बोला जब गुजरेगा तो प्लस है तो बीटा की ओर घूमेगा, यानी कि ऋण आवेशित हो, जिधर ऋण होगा उधर घूमेगा। फिर बोला अल्फा कण जो हीलियम के द्विआवेशित युक्त कण है ना। अभी बोला हीलियम नहीं कि अल्फा है, अल्फा कण जो है इसका मात्रा हाइड्रोजन का जितना मात्रा है ना उसका 4 गुना मात्रा है, हाइड्रोजन का जितना मात्रा है उसका 4 गुना पड़ता है अल्फा कण की मात्रा। अल्फा कण का वेग कितना है, जितना प्रकाश का वेग है ना उसका 10वां भाग हो गया अल्फा कण का वेग। फिर देखें हम लोग अल्फा कण का द्रव्यमान यानी कि मास ज़्यादा है इसलिए गति ऊर्जा ज़्यादा है। अब गति ऊर्जा ज़्यादा क्यों है, कि जिसकी मास ज़्यादा होता है उसका गति ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो मास ज़्यादा है तो गति ऊर्जा ज़्यादा है, इसलिए मास ज़्यादा होने के कारण भेदन क्षमता कम हो जाता है। लगभग देखा जाए 0.1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम का पत्थर है, कैसा पत्थर है, एल्यूमिनियम का पत्थर है। अल्फा कण को रोक देता है, इतना भेदन क्षमता कम है
अल्फा कण के। अल्फा कण किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है और जिंक प्रभावित करता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, खराब कर सकता है, बढ़िया बना सकता है। लेकिन जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनम साइनाइड जो है इसमें अस्फुरित उत्पन्न कर देता है। कौन? अल्फा कण। और जीव कोशिका फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, इसलिए जीव कोशिका क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन? अल्फा किरण। बीटा किरण है, एक गुण देखते हैं। बीटा किरण ऋणावेशित होता है, जो रदरफोर्ड ने खोज किया था। बीटा किरण ऋणावेशित होता है जब विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? कैसे भागेगा? तो माइनस है तो धन ध्रुव की ओर भागेगा। कब? विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा तब। बीटा किरणों के कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ई अनुपात एम कैथोड किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान होती है। आवेशों का और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश ई और द्रव्यमान के एम का अनुपात क्या होता है? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ई अनुपात एम होता है। ई बटा एम कैथोड किरण में उपस्थित कैथोड है। कैथोड किरण में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी इलेक्ट्रॉन का समान होता है। पूछेगा तो कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन तो 100 रहता है, यानी का मतलब कि आवेश और द्रव्यमान इसका भी अनुपात उतना ही होगा, 100 होगा, जितना कैथोड किरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान है। यानी कैथोड किरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का संख्या 100 है, आवेश भी बीटा किरण का आवेश और द्रव्यमान भी 100 होगा। ना कह रहा है इन कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ई बटा एम का अनुपात, इसका अनुपात कैथोड किरण उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान होती है। अतः ये किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। क्यों? क्योंकि कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन का समान है, जितना कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन है उतना ही बीटा किरण के आवेश और द्रव्यमान है ना। अगर कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या 100 है तो बीटा किरण पर भी आवेश 100 होगा और द्रव्यमान भी बीटा किरण पर 100 होगा, दोनों आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं कि ये किरणें मैंने बीटा किरणें है, इसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। पूछेगा कौन सा रेडियो सक्रिय किरण है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है? तो बीटा किरण में है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरण में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन होने के कारण है ना करंट जाती है। करंट जाती है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहा जाता है बीटा किरण को। बीटा किरण का द्रव्यमान और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। कहने का मतलब होता है बीटा किरण के द्रव्यमान मास बराबर होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1840 होता है। 1/1840 होता है। कौन? बीटा किरण का द्रव्यमान। पूछेगा बीटा किरण का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान मालूम है तो उसका 1/1840 कर दो। 1840 कर देगा तो निकल जाएगा बीटा किरण के द्रव्यमान। बीटा किरण का वेग कितना है? तो प्रकाश का वेग मालूम है तो उसका 9/10 भाग कर दो और 10 में से 9 घटाएगा तो 1/10 भाग निकलेगा अल्फा कण के और 9/10 निकलेगा बीटा कण का वेग। किससे? तो प्रकाश के वेग का। अर्थात इनका वेग अल्फा कण के वेग का 9 गुना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अल्फा कण का वेग होता है 1/10, तो 1/10 9 से गुना करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। इनकी गति ऊर्जा अल्फा कण से बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि गति ऊर्जा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए अल्फा कण का गति ऊर्जा ज़्यादा है। अल्फा कण से इसका बीटा कण का द्रव्यमान कम है इसलिए अल्फा कण से इसका गति ऊर्जा अल्फा कण से बहुत कम है, क्योंकि इनका द्रव्यमान भी कम है। अल्फा कण से कम गति ऊर्जा है इसलिए इनकी आयनन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा कम है। जिसकी गति ऊर्जा ज़्यादा रहता है या द्रव्यमान ज़्यादा रहता है उसकी आयनन क्षमता है ना, आयनन क्षमता अधिक रहता है। लेकिन बीटा किरण का गति ऊर्जा भी कम है और मास भी कम है इसलिए आयनन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा कम है। एकदम कम नहीं, अल्फा कण से कम है। उच्च वेग हो गया और कम द्रव्यमान हो गया। जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग ज़्यादा होगा और ज़्यादा वेग होगा, भले आयनित करने की क्षमता कम हो जाएगा। लेकिन उच्च वेग है और कम द्रव्यमान है इसलिए भेदन क्षमता अल्फा कण से 100 गुना अधिक है। क्यों है? क्योंकि बीटा किरण का भेदन क्षमता अल्फा कण से ज़्यादा है, इसलिए कितना ज़्यादा है? अल्फा कण से 100 गुना है। क्योंकि द्रव्यमान कम है इसलिए भेदन क्षमता ज़्यादा हो जाएगा बीटा किरण के। किससे? अल्फा कण से कितना? 100 गुना है, अधिक है। उच्च वेग कम द्रव्यमान होने के कारण भेदन क्षमता अल्फा कण से 100 गुना है। इनको रोकने के लिए 0.01 मीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर की आवश्यकता होती है। अल्फा कण को रोकने के लिए था 0.1 मिलीमीटर था एल्यूमिनियम की चादर, लेकिन बीटा कण को रोकना है ना तो एल्यूमिनियम की चादर है जिसका नाम है 0.01 मिलीमीटर है। एल्यूमिनियम की चादर रोक देता है इसको। 0.0 लग गया, 1 लगे तो बीटा कण और 0 हट जाएगा तो एल्यूमिनियम के अल्फा कण के। यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अल्फा कण भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रहा था तथा जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनम में स्फुरित उत्पन्न करती है अल्फा कण की तरह। इनकी गति ऊर्जा कम है क्योंकि द्रव्यमान कम है अल्फा कण से, इसलिए इन किरणों में जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनम जैसे लवणों में स्फुरित उत्पन्न करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। उत्पन्न यहाँ कह रहा है फोटोग्राफी प्लेट को तो प्रभावित करता है तथा जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनम साइनाइड में स्फुरित उत्पन्न करती है लेकिन न के बराबर करती है। अल्फा इतना नहीं करती है। न कह रहा है गति ऊर्जा कम है इसलिए स्फुरित उत्पन्न काहे कम करता है? क्योंकि इसका बीटा किरण के गति ऊर्जा भी कम है और कम होने के कारण इन किरणों में जिंक सल्फाइड या बेरियम
प्लेटिनोसाइनाइड जैसे लवण है, जिंक सल्फाइड का लवण है, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का लवण है, जैसे लवणों में अस्फुटित उत्पन्न करने की क्षमता होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है, ज़्यादा अल्फा कम होता है अस्फुटित। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर यह धन मतलब बीटा धन यह धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है क्योंकि माइनस में बीटा, इसलिए धन कर भागा। किंतु अल्फा कण की अपेक्षा इनका विचलन अधिक होता है। किसका विचलन ज़्यादा होगा? तो बीटा कण के विचलन ज़्यादा होगा क्योंकि माइनस में है बीटा कण है, इसलिए जिसका माइनस है उसका विचलन अधिक होता है, अल्फा से अधिक होगा। पूछेगा धन ध्रुव को घूमने वाला कौन सा? बीटा कण है, और धन ध्रुव की ओर मुड़ता है इसलिए विचलन क्या होता है? अधिक होता है। किसका अपेक्षा? तो अल्फा की अपेक्षा। अल्फा किरणों की अपेक्षा इनकी मैंने बीटा किरणों की विचलन अधिक होती है। इन किरणों में बीटा किरणों में जीव कोशिका को नष्ट करने की क्षमता होती है, और जीव कोशिका को नष्ट करने की क्षमता अल्फा किरणों की भी होती है। हम लोग फिर से मिला लेते हैं बीटा किरण क्या है। खोज रदरफोर्ड किया था, और रदरफोर्ड कई का किया था, इसलिए बीटा किरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो माइनस में है तो धन ध्रुव की ओर भागेगा, और धन ध्रुव की ओर भागने के कारण बीटा किरण के विचलन अधिक होता है, अल्फा किरण से विचलन ज़्यादा होता है बीटा किरण के। अब देखें बीटा किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बताओ। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m जो होता है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है। कैथोड किरण देखे हैं था, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है ना उसके समान के बराबर होता है, उसके समान के बराबर। अतः ये किरण बीटा किरण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। बीटा किरण के मास m से द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान देखें था, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ओकर 1 का 1840वां गुना होता है हाइड्रोजन का बीटा किरण के द्रव्यमान। इसका वेग होता है प्रकाश के वेग का 9/10 भाग, यानी कि अल्फा कण के 9 गुना है। बीटा किरण गति ऊर्जा बहुत कम है क्योंकि द्रव्यमान भी बहुत कम है। जिसका द्रव्यमान कम तो गति ऊर्जा भी कम, और द्रव्यमान अल्फा कण का ज़्यादा है तो गति ऊर्जा अल्फा कण का ज़्यादा होता है। आयनन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा कम होता है क्योंकि बीटा किरण के द्रव्यमान कम तो गति ऊर्जा भी कम, और गति ऊर्जा होने के कारण किसके कम गति ऊर्जा के कारण आयनन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा कम होता है, यानी कि अल्फा कण की आयनन क्षमता अधिक है। उच्च वेग और कम द्रव्यमान के कारण भेदन क्षमता अल्फा कण से 100 गुना अधिक है। जिसकी द्रव्यमान कम है उसका भेदन क्षमता ज़्यादा है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान ज़्यादा है तो भेदन क्षमता कम है, और बीटा कण का द्रव्यमान अल्फा कण से कम है इसलिए 100 गुना अधिक भेदन क्षमता है ना, यानी कि अल्फा 100 को भेजता है तो 100 गुना 100 1000 को अधिक भेजता है। 0.01 मीटर मोटी एल्यूमिनियम 0.01 मीटर मोलियम एल्यूमिनियम की चादर है, इसको रोक देती है, बीटा किरणों को रोक देती है। जबकि एल्यूमिनियम अल्फा कण रहता है यहाँ से तो 0 हटा दो, 0.1 मिलीमीटर को रोक देता है। प्लेट फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है अल्फा किरण की तरह, और जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुटित उत्पन्न करती है लेकिन अल्फा कण की तरह नहीं है, नहीं के बराबर करता है। स्फुटित उत्पन्न करती है लेकिन नहीं के बराबर। इसका विचलन ज़्यादा है क्योंकि यह धन ध्रुव से ज़्यादा गुजरती है ना करा, किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर यह धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरण धन ध्रुव की मुड़ जाती है इसलिए, किंतु अल्फा कण की अपेक्षा इनका विचलन अधिक है क्योंकि धन ध्रुव की मुड़ता है, और धन ध्रुव की जो ज़्यादा मुड़ता है उसका विचलन अधिक होता है। बीटा किरण का विचलन अधिक है, जीव कोशिका को नष्ट कर देता है अल्फा कण की तरह बीटा किरण भी। चलते हैं गामा किरण की ओर चलते हैं हम लोग। गामा किरण की खोज बिलाड ने किया था, बिलाड। अगर रदरफोर्ड ना बिलाड मार देना है। गामा किरणें उदासीन होती है, इस कारण उदासीन होने के कारण सीधे चल जाता है ऊपर की ओर। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय एक किरण विचलित नहीं होती है। पूछे कौन सा किरण विचलित नहीं होता है? गामा किरण। गामा किरणें विचलित नहीं होती है, क्यों नहीं? कि उदासीन है, ये सीधे पार कर देती है। और बीटा किरणें विचलित हो जाता है। बीटा किरणें विचलित होती है क्यों? क्योंकि बीटा किरणें जो है ज़्यादा विद्युत क्षेत्र से होकर मुड़ती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा मुड़ने के कारण बीटा किरणें विचलित होती है, जबकि गामा किरणें विचलित नहीं होती है, उदासीन होने के कारण सीधे पार कर देती है। हम लोग देख रहे हैं गामा किरणें का उदासीन होती है, विचलन नहीं होती है, सीधे निकल जाती है उदासीन होने के कारण। ये किरणें अति लघु तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग। कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग से पता चला था ना, रदरफोर्ड ने पता किया था। अब कैसा है? अति लघु तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये किरणें कणों को नहीं बनी होती है, कण की नहीं बनी होती है। प्रकाश का वेग अब कण का वेग कण का नहीं बना है, इसलिए है ना। देखिए गामा किरणें सीधे निकलती है, उदासीन है, विचलन नहीं होता, क्योंकि विचलन का मतलब इधर घूम जाना इधर घूम जाना, सीधे विचलन नहीं होकर सीधे पार हो जाती है। गामा किरणें जो है कण का नहीं बना है, कोई पदार्थ का नहीं बना है, अद्रव्य पदार्थ है, कण का नहीं बनी होती है। प्रकाश का वेग के लगभग बराबर है। गामा किरणें का जो वेग है, जितना प्रकाश का वेग है लगभग बराबर माना जाता है, यानी कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर है तो गामा किरणें का भी वेग होगा 3 लाख किलोमीटर। मात्रा शून्य होती है, क्यों? कोई द्रव्य पदार्थ का नहीं, कोई कण का नहीं बना है, तो जाहिर सी बात है उसकी मात्रा शून्य होनी चाहिए। अतः गामा किरणें अद्रव्य हो गया। मात्रा शून्य का मतलब कोई पदार्थ का नहीं है, कि नॉन अद्रव्य का मतलब नॉन मटेरियल, कोई मटेरियल का नहीं बना वाली प्रकृति है। अति उच्च वेग से गतिशील है, बहुत ऊंच वेग से गतिशील होने के कारण तब सीधे पार हो जाती है।
इसलिए भेदन क्षमता भी ज़्यादा है ना। इसका उच्च वेग है, बहुत अति उच्च वेग होने के कारण जिसका वेग ज़्यादा रहेगा वो कोई के भेद करके पार कर देगा, छेद करके पार कर देगा। इसलिए अल्फा और बीटा के गिरने की अपेक्षा भेदन क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका वेग ज़्यादा है और वेग ज़्यादा है तो इसलिए अल्फा गिरने का भेदन क्षमता भी ज़्यादा है। अल्फा नहीं, गामा गिरने के भेदन क्षमता भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होगा कि गामा गिरने। क्यों? क्योंकि इसका कोई पदार्थ नहीं है ना। फिर उसके बाद भेदन क्षमता कम है बीटा का, फिर सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा का होगा। सबसे ज़्यादा गामा का, सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा का, क्योंकि अल्फा गिरने का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए भेदन क्षमता कम है। इसलिए द्रव्यमान ज़्यादा है तो गति भी कम होता है और जिसका गति कम उसका भेदन क्षमता कम होता है। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा गिरने की भेदन क्षमता अल्फा बीटा गिरने की तुलना में सबसे अधिक है। यानी कि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका आता है? गामा गिरने का। तब सबसे कम होता है इसका, तब बीटा का ज़्यादा है, फिर गामा गिरने की भेदन क्षमता ज़्यादा है। कह रहा है इन किरणों में गामा किरणों का द्रव्यमान का है नहीं के बराबर है। इसलिए फोटोग्राफी प्लेट और जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है गामा किरण के। और प्रभाव पड़ता कहाँ है? तो पड़ता है अल्फा और बीटा किरण पर। क्यों? अल्फा बीटा किरण का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए अल्फा बीटा किरण के कारण फोटोग्राफी प्लेट और जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन गामा किरण का प्रभाव कम पड़ता है। जीव कोशिका को नष्ट कर देता है, नष्ट करने की शक्ति होता है किसमें? तो गामा किरण में। गामा किरण नहीं, बिल्कुल अल्फा बीटा गामा तीनों का काम है जीव कोशिका को नष्ट करना। देख रहे हैं गामा किरण की गति ऊर्जा कम है। गति ऊर्जा कम है ना। क्यों कम है? क्योंकि जिसकी द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका गति ऊर्जा ज़्यादा होता है। गामा किरण के द्रव्यमान कम है इसलिए गति ऊर्जा भी कम है। अल्फा किरण का द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए अल्फा किरण का गति ऊर्जा भी ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि गामा किरण का द्रव्यमान कम है इसलिए गति ऊर्जा कम है। और गति ऊर्जा कम है गामा किरण के चर्चा रहा तो गैस को आयनित करने की क्षमता भी कम होगा। क्यों? जिसकी गति ऊर्जा कम उसका गैस का आयनित करने की क्षमता भी कम होता है। यानी गैस को आयनित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसको होगा? अल्फा के, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा है तो गति ऊर्जा ज़्यादा है। गति ऊर्जा ज़्यादा हो गया तो अल्फा कण के गैस आयनित करने की क्षमता ज़्यादा होता है, जबकि गामा के कम होता है। क्या कहते हैं एक बार फिर से? गामा किरण खोज विलाट ने किया था, उदासीन होता है और उदासीन होने के कारण यह सीधे निकल जाती है, विचलन नहीं हो पाता है, विचलन नहीं हो पाता है। अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा? अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है लेकिन अति लघु तरंगदैर्घ्य में होता है। कण का नहीं, पदार्थ का नहीं बनाता, इसलिए इसका वेग प्रकाश का वेग लगभग बराबर माना जाता है। प्रकाश का वेग लगभग बराबर होता है, मात्रा शून्य होता है, इसलिए अद्रव्य है, नॉन मटेरियल है। अति उच्च वेग से गतिशील है, इसका वेग बहुत ज़्यादा है जिसके कारण भेदन क्षमता भी ज़्यादा है। भेदन क्षमता सबसे कम होता है अल्फा में, तब ज़्यादा होता है बीटा में, सबसे ज़्यादा है गामा में भेदन क्षमता ज़्यादा है क्योंकि द्रव्यमान कम है। फोटोग्राफी प्लेट, जिंक सल्फाइड प्लेट, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर प्रभाव कम पड़ता है और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अल्फा से या फिर बीटा से। कोशिका को नष्ट कर देता है अल्फा बीटा गामा तीनों। गामा के गति ऊर्जा कम है इसलिए गति ऊर्जा कम होने के कारण गामा किरण के गैस आयनित क्षमता कम भी होता है। हम कह सकते हैं गैस आयनित करने की क्षमता सबसे कम गामा किरण के है क्योंकि यह गति ऊर्जा कम है। गति ऊर्जा कम है तो द्रव्यमान भी कम है। हम कह सकते हैं गैस को आयनित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा का होगा, है ना। सबसे ज़्यादा किसका होगा? अल्फा का होगा। गैस आयनित करने की क्षमता अल्फा के ज़्यादा है, तब बीटा के, तब गामा के कम है। गैसों को आयनित करने की क्षमता अल्फा बीटा गामा। कह रहा है रेडियो सक्रिय विखंडन क्या है? नाम है विखंडन, तो रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन होता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो सक्रिय विखंडन। रेडियो सक्रिय तत्व के, रेडियो सक्रिय तत्व है, पदार्थ है, तत्व है कि नाभिक से रेडियो सक्रिय तत्व को स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय कहता है। विखंडन को क्षय भी बोलते हैं। कह रहा है रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से, कहा है नाभिक यहाँ पर स्वतः विखंडन होते रहता है और स्वतः विखंडन की क्रिया को बोला जाता है रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक है, नाभिक से, है ना, नाभिक से स्वतः मैंने अपने आप उत्सर्जन होते रहता है। उत्सर्जन मैंने इसमें प्रकाश निकलते रहता है। इसी क्रिया को कहा जाता है रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय। विखंडन को क्षय भी बोला जाता है। तो ही कहा नाभिक से, तत्व के नाभिक से रेडियो सक्रिय तत्व के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं। तो यह क्रिया स्वाभाविक रूप से स्वतः होती है। कैसा होता है? ये स्वतः होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक विखंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय विखंडन को प्राकृतिक विखंडन या स्वतः विखंडन होता है, इसलिए प्राकृतिक विखंडन कहो या रेडियो सक्रिय विखंडन कहो, बातें क्या है। रेडियो सक्रिय विखंडन को क्या बोलते हैं? क्षय को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विखंडन भी बोलते हैं। क्यों? स्वतः होता है, इसलिए जो अपने आप होता है उसे प्राकृतिक विखंडन भी बोलते हैं। इसमें से अल्फा बीटा गामा किरण क्वेश्चन होता है। अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है। पूछेगा रेडियो सक्रिय विखंडन में कौन सा किरण निकलती है? अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है। पूछे रेडियो सक्रिय विखंडन क्या है? तो रेडियो सक्रिय विखंडन उसे कहते हैं वैसा रेडियो सक्रिय तत्व है, लेकिन कैसा तत्व? रेडियो सक्रिय तत्व जिसमें से स्वतः उत्सर्जन होने की क्षमता होता है। उत्सर्जन में स्वतः इसमें से ऊर्जा निकलते रहता है, प्रकाश निकलता है। इसी को कहते हैं रेडियो सक्रियता विखंडन। रेडियो सक्रियता विखंडन में कौन सा किरण निकलती है? अल्फा बीटा गामा निकलती है। रेडियो सक्रिय विखंडन के सिद्धांत कहो या प्राकृतिक विखंडन कहो या क्षय कहो। इस सिद्धांत कौन दिया था? 1913 में या कहीं 1903 भी मिलेगा। 1903 समझिए,
1903 या 1913 में सॉडी और फाजांस ने रदरफोर्ड या रसेल भी देता है, रदरफोर्ड की जगह पर रसेल ने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही सिद्धांत दे रहा था। रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? 1913 या 3 में दिया था। किसने दिया था? 13-3 में सॉडी और फाजंस ने दिया था। और कौन? रदरफोर्ड की जगह पर रसेल भी देता है। दोनों में से पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन के अनुसार बोला जाता है क्या? ये तीनों मिलकर वैज्ञानिक मिलकर 1903 या 13 में सॉडी और फाजंस, रदरफोर्ड की जगह पर रसेल भी देता है। तीनों ने मिलकर के सिद्धांत दिया। इसमें बोला जाता है कि रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ना। यही रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत में बोला जाता है कि रेडियो सक्रिय तत्व जितना भी है ना, सब परमाणु, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी नहीं होता, अस्थायी। अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, तब टूटेगा फूटेगा। और टूटे फूटेगा तो स्वतः विखंडन होगा, और स्वतः विखंडन होकर नए तत्वों में परिवर्तन होता है। किसमें? नए तत्व में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब हुआ रेडियो सक्रिय तत्व जो है हमेशा जब भी विखंडन होगा जब अस्थायी होगा। जब अस्थायी होगा तो इसमें से किरण निकलेगा और साथ में दूसरे तत्व में के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तत्व के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। वही का रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु अस्थायी होती है, जो स्वतः विखंडित होता है और स्वतः विखंडित टूटता है और टूट करके स्वतः विखंडित होकर नए तत्वों में परिवर्तन होता है। अल्फा कण और बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होता है। अल्फा बीटा है रेडियो सक्रिय तत्व है जो स्वतः विखंडित होता है, इसके नाभिक से निकलता है। नाभिक से कौन निकलता है? अल्फा बीटा। अल्फा कण बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती है। और रेडियो सक्रिय परिवर्तन 2 प्रकार होता है। नए तत्व में तो परिवर्तन होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। एक अल्फा और बीटा परिवर्तन। पूछा रेडियो सक्रिय परिवर्तन कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? अल्फा परिवर्तन, बीटा परिवर्तन। अल्फा कण के निकलने से होने वाले परिवर्तन को अल्फा परिवर्तन, यानी कह सकते हैं कि अल्फा परिवर्तन पूछेगा। अल्फा कण के निकलने से जो परिवर्तन होता है उसे अल्फा परिवर्तन कहते हैं। बीटा परिवर्तन नाम से है पता चल रहा है कि बीटा कण के निकलने से जो परिवर्तन होगा उसे बीटा परिवर्तन कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से, कोई भी परमाणु के नाभिक है, किसी परमाणु के नाभिक से, कोई परमाणु है इसका नाभिक से, मान लीजिए हीलियम 2-4 है, नाभिक से एक अल्फा कण के निकल जाने से, एक अल्फा कण निकलेगा ना, निकलने होने वाले परमाणु का द्रव्यमान जो नया होगा वो मूल परमाणु मैंने पुरनका के परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम जाता है और परमाणु संख्या के 2 कम होता है। मतलब ये कह रहा है एक अल्फा कण निकलेगा ना, तो जाहिर सी बात है परमाणु द्रव्यमान में अल्फा कण का मतलब हीलियम, जितना हीलियम होता है अल्फा कण है, हीलियम का हो या अल्फा कण का हो, हीलियम के 2-4 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अल्फा कण निकालो या एक हीलियम निकालो, परमाणु द्रव्यमान में 4 के कम होता है। क्या होता है? 4 कम हो जाता है और परमाणु संख्या में 2 कम जाता है। जैसे रेडियम का 88 226 है, एक अल्फा कण निकल रहे हैं तो एक अल्फा कण के निकलने से 4 कम होता था। 26 में से 4 घटा हुआ तो 224, 26 में से 4 घटाएगा तो 222 होगा, 222। 88 है, 88 में से 86 2 घटेगा तो 86 रेडॉन हो गया। रेडियम से क्या बन गया? रेडॉन। रेडॉन को होता है 86 222। देखिए रेडियन आखिरी गैस है, देखिए रेडॉन 86 222 जो आखिरी गैस है, सबसे भारी गैस है वही है। पूछेगा रेडियम के परमाणु संख्या 88 होता है, 2 कमेगा तो 86 बनेगा। परमाणु द्रव्यमान 26 होता है, 2 कमेगा तो 22 हो जाएगा। 226 में से 4 के कम 222, रेडॉन बनता है आखिरी गैस है। ठीक है, अल्फा कण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, परमाणु संख्या में 2 कम होता है। लेकिन बीटा कण के निकलने से, ये गो अल्फा कण के निकलने से है, ठीक है, 4 की कमी 2 की कमी हो रहा है। और ये गो बीटा कण के निकलने से तो परमाणु संख्या में 9 चेंज और द्रव्यमान संख्या में 1 की वृद्धि होती है। कब? जब एक बीटा कण निकलेगा तब परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होता है, बस। द्रव्यमान में 9 चेंज। जैसे रेडियम 88 226 है, रेडियम 88 228। देखें यहाँ रेडियम के 28 226 है, 88 226 रेडियम से बनता है रेडॉन। 88 से बनता है रेडॉन। जब एक बीटा कण निकलेगा, अल्फा कण निकलेगा तब, जब एक बीटा कण निकलेगा तो 1 की वृद्धि होगा परमाणु संख्या में, द्रव्यमान में 9 चेंज। तो रेडियम 88 226 होना चाहिए, लिखा है 228 है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक बीटा कण निकलने से 88 है तो 89 हो जाएगा और परमाणु संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, 28 तो 28 है। थोरियम का 90 234 होता है, एक बीटा कण निकल रहा है तो जाहिर सी बात है तो द्रव्यमान में 34 से 34 रहेगा, थोरियम 234 से 34 रहेगा, परमाणु संख्या 90 1 91 हो जाएगा। ये कह रहा है किसी परमाणु के, कोई परमाणु X है ना, कोई परमाणु के नाभिक में से, परमाणु X के नाभिक में से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण और 2 बीटा कण, 2 बीटा लिखा यहाँ पर, 2 बीटा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु संख्या वही रहती है, परमाणु संख्या वही रहती है जो मूल परमाणु की थी। मैंने कि कह रहा जो मूल परमाणु की है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान मूल परमाणु द्रव्यमान में 4 से कम हो जाता है। देखिए कहने का मतलब हुआ ना, X कोई तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, इसमें से एक अल्फा कण निकालिएगा तो जाहिर सी बात है और 2 बीटा कण निकालना है। एक अल्फा कण निकालेंगे तो द्रव्यमान 20 से 16 हो जाएगा, 4 कमी, और परमाणु संख्या 18 से 16 हो जाएगा, 2 की कमी हो गया। कब? जब एक अल्फा कण निकाले तो एक अल्फा कह रहा 2 बीटा कह रहा निकालने के लिए। फिर वाई तत्व बना में 2 बीटा कितने निकल रहे हैं, एक बीटा कितने निकालने से 1 की वृद्धि होता है परमाणु संख्या में, द्रव्यमान में 9 चेंज।
तो कह रहा है एक दो को बीटा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एक को निकालते हैं तो 16 17 बनता है, फिर एक और निकालता 18 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 18 ये। और द्रव्यमान संख्या में नोचे 16 तो 16 रहेगा। इस प्रकार नया तत्व जो है और पुराना तत्व से एक दूसरे का समस्थानिक हो जाता है। क्यों? द्रव्यमान भिन्न भिन्न है और परमाणु संख्या सेम है। जिनकी परमाणु संख्या सेम होता है वो समस्थानिक कहलाता है। हम कहें एक सब्जेक्ट क्या है समस्थानिक है। कैसे? एक अल्फा कण के निकलने से 2 बीटा कण निकलेगा तो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। लेकिन द्रव्यमान में 4 की कमी हो जा रहा है, इसलिए एक दूसरे का समस्थानिक हो गई है। किसी तत्व के एक अल्फा कण 2 बीटा कण निकलने से नया तत्व और पुराना तत्व का समस्थानिक कहलाता है और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाता है। 20 से हो गया 16 तो ना कहीं 4 कमी हो गया। आइसोटोप है दोनों एक दूसरे के। एक सब्जेक्ट का आइसोटोप है, समस्थानिक है। कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय तत्व परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जन से होने वाले नए तत्व का आधुनिक अवसरणी स्थानजनक तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाता है। और नाभिक से एक अल्फा कण निकल रहा है तो आधुनिक अवसरणी में देखा जाए नया तत्व के अरे एक अल्फा कण निकलेगा, जैसे एक शायद एक अल्फा कण निकलेगा तो जाहिर सी बात है तो नया तत्व वाई बनेगा। वही का एक अल्फा कण उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का आधुनिक अवसरणी में स्थानजनक तत्व के स्थान से, स्थानजनक मतलब का जिनके अल्फा का निकल रहा है उनके स्थानजनक वहाँ से तत्व का स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाता है। दो समूह का अल्फा का निकलेगा तो 2 समूह बाईं ओर बस। अब बीटा कण का निकलेगा तो नए तत्व का आधुनिक सारणी में स्थानजनक तत्व जो था ना पहले का ओकर स्थान से एक समूह दाईं ओर चला जाता है। इस नियम को ही समूह विस्थापन नियम कहते हैं। समझो इसको। वही कह रहा समूह विस्थापन नियम के क्या नियम है। देखो भाई कोई तत्व है एक्स, एक अल्फा का निकलेगा, एक अल्फा का निकलेगा तो जाहिर सी बात है इसका जो स्थान है स्थानजनक मतलब यही स्थान जो पुराना स्थान है तो अल्फा कण जब निकालेगा कितना एगो तो पहले के स्थान से 2 समूह बाएं चल जाता है। जैसे पहले था यहाँ अब चलेगा 2 समूह 1 2 समूह बाएं की ओर चलेगा। कब? जब अल्फा का निकलेगा एगो तब 2 समूह बाएं। अगर ही बीटा का निकलेगा तो पहले का इसका स्थान था यहाँ तो एक समूह एक कदम आगे मतलब दाएं चल जाएगा। कब? जब बीटा करने निकलेगा तो एक कदम आगे और अल्फा करण निकलेगा तो एक कदम पीछे मतलब कि बाएं तरफ जाएगा। इसी को कहा जाता है समूह विस्थापन नियम कहते हैं। समूह विस्थापन नियम कहा जाता है इसको। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ माने अर्ध, लाइफ माने आयु, पीरियड माने काल। अर्ध आयु काल वह समय अंतराल माने समय का अंतर है जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में कोई रेडियो सक्रिय तत्व मान लेते हैं कि एक्स नाम का, इसका भार हो गया 100 kg का है ना। किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या क्या हो जाए। परमाणु की संख्या 100 है, मान लेते हैं कि परमाणु x है, परमाणु क्या है x है, इसकी परमाणु संख्या 100 है। 100 को आधा होने में जितना समय लगता है ये कह रहा है ना तत्व में उपस्थित रहकर परमाणु की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या जितना है पुरनका के आधी हो जाती है, उस तत्व की अर्ध आयु काल कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं मैंने एक कहने का अर्थ हुआ कोई तत्व x के परमाणु संख्या है 100 को आधा हो जाता है 100 का विखंडित होकर के परमाणु संख्या विखंडित होकर आधा हो जाता है, इसको अर्धायु काल कहते हैं। या दूसरा भाषा में है आधा होने में जितना समय लग जाता है t समय लगा तो इसी को कहते हैं अर्धायु काल। वही कहा गया। दूसरे शब्दों में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाती है। जिस सक्रियता जो है उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधे हो जाने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु हाफ टाइम कहते हैं। प्रारंभिक का आधा होने में जितना लगता है सक्रियता उसको बोलते हैं अर्धायु काल भी कहते हैं। टी वर्ष लगा था, टी मान लो 100 kg का है परमाणु संख्या, इसको आधा होने में 50 ग्राम लग गया तो कितना समय लगा? आधा होने में लगा था टी वर्ष। इसी समय को बोलते हैं अर्धायु काल। कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ की कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ चाहे यूरेनियम पोलोनियम कोई भी रहा है उसके अर्धायु कुछ सेकंड से लेकर के लाखों वर्ष तक हो सकता है। सोच लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल कुछ सेकंड से लेकर के लाखों वर्ष तक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल पोलोनियम का 27 समस्थानिक सबसे ज़्यादा कौन सा रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिसके समस्थानिक ज़्यादा है? 27। तो पोलोनियम के 27 को समस्थानिक है। पोलोनियम के एक समस्थानिक का नाम है पोलोनियम 84-214। पूछेगा पोलोनियम 84-214 का समस्थानिक है 84-214। तो पोलोनियम का अर्धायु काल देखा जाए 10 के पावर माइनस सेकंड होती है। पूछेगा पोलोनियम के 84-214 है, 84-214 पोलोनियम PO, इसका अर्धायु काल कितना है? 10 के पावर माइनस 4 सेकंड है। जबकि यूरेनियम का समस्थानिक का अर्धायु काल 4.5 गुने 10 के पावर 9 वर्ष है। सोच लिए पोलोनियम का हो गया सेकंड में है 10 के पावर माइनस 4 सेकंड, जबकि यूरेनियम का अर्धायु काल 4.5 गुने 10 के पावर 9 वर्ष। लाखों वर्ष का नहीं था तो 9 वर्षों के 4.5 गुने 9 वर्ष है। किसका? यूरेनियम का अर्धायु काल है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु काल जो होता है किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता। मैंने अर्ध आयु काल को बदला जा सकता है कि नहीं? कह रहा है अर्ध आयु काल को बदल नहीं सकते, नो चेंज होता है।
रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्धायु उसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मैंने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कोई भी अर्धायु काल। तो पूछेगा क्या कहते हैं, कोई परमाणु तत्व है, तत्व का परमाणु संख्या का आधा होने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं अर्धायु काल। पोलोनियम का अर्धायु काल 10⁻⁴ सेकंड देखें, और यूरेनियम को देखें 4.5 से गुने 10⁻9 वर्ष होता है। यूरेनियम से ही पता किए थे, है ना, यूरेनियम के लवण से पता किया था रदर हेनरी बेकरल ने, है ना, कि इसे अदृश्य किरण निकलता है, जब बाद में इसी का नाम हेनरी बेकरल के नाम पर हेनरी बेकरल किरण कहा गया। बाद में उनका पति 1898 इसमें, है ना, पति पत्नी आते हैं, दोनों बोलते हैं पोलोनियम भी, थोरियम के बारे में चर्चा करते हैं, थोरियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है। चलिए हो गया। ये भी बोलता है रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्धायु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं सकता, कोई भी परिवर्तन लगा तो बदल नहीं सकता, कौन, अर्धायु काल को, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कौन, अर्धायु काल। अर्धायु काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता, क्रॉस लगा है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्धायु काल, अर्धायु काल वाला फॉर्मूला होता है टी हाफ, और विखंडन स्थिरांक को लेमडा से डिनोट करते हैं। विखंडन स्थिरांक क्या है, लेमडा, है ना। अर्धायु काल टी हाफ और विखंडन स्थिरांक लेमडा, ये दोनों में संबंध क्या है। तो टी हाफ बोलता है अर्धायु काल 0.693, अर्धायु काल का बोलता है 0.693 बटा में लेमडा। लेमडा क्या है, लेमडा एक विखंडन स्थिरांक है। क्या है, विखंडन स्थिरांक को कहते हैं लेमडा, विखंडन स्थिरांक है, कांस्टेंट हो गया एक तरह से। अर्धायु काल देखें, औसत आयु, एवरेज लाइफ, औसत आयु, विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु कहते हैं। विखंडन स्थिरांक है ना, विखंडन स्थिरांक को क्या बोलते हैं, लेमडा। एक उल्टा कर दो तो लेमडा का उल्टा करते हैं 1/λ हो जाएगा, इसी को बोला जाता है औसत आयु। औसत आयु बराबर फॉर्मूला टी बराबर विखंडन स्थिरांक यानी लेमडा के उल्टा को बोलते हैं औसत आयु। औसत आयु अर्धायु में संबंध, औसत आयु बराबर हम बोल सकते हैं कि लेमडा के औसत आयु बराबर होता है 1 अर्धायु बटा में 0.693 हो जाएगा। अर्धायु बराबर बटा में 0.693 हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की इकाई, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूरी। क्यूरी क्या है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के वह परिमाण जिसमें प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में 3.70 की जगह पर 3.70 गुना 10⁻10 विखंडन होते हैं, इसे क्यूरी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक क्यूरी बराबर क्या होता है, तो एक क्यूरी बराबर 1 सेकंड में जितना, है ना, विखंडन हो जाए, जितना विखंडन। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ कोई है, वो 1 सेकंड में मान लेते हैं 3.70 गुना 10⁻10, 3.70 गुना 10⁻10 विखंडन होता है, उसे बोलते हैं क्यूरी। एक क्यूरी बराबर रेडियो सक्रियता को हम लोग क्यूरी में मापते हैं। एक क्यूरी बराबर 3.70 गुना 10⁻10 प्रति सेकंड होता है, यानी एक क्यूरी बराबर 3.70 गुना 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड, विखंडन प्रति सेकंड है। 3.70 गुना 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड है, एक क्यूरी बराबर होता है। रेडियो आइसोटोप डेटिंग क्या है, तो रेडियो आइसोटोप डेटिंग किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, उसकी मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने अब कास्ट में लकड़ी या जैव अवशेष, पत्थर का नमूना होना चाहिए, कास्ट या जैव अवशेष होना चाहिए, जीव जंतु, और पत्थर, लकड़ी, जीव जंतु में मापन करने के उनके आयु का निर्धारण करना, उनके आयु का निर्धारण करना ही रेडियो आइसोटोप या डेटिंग कहलाता है। रेडियो आइसोटोप डेटिंग से क्या नापते हैं, पत्थर के, लकड़ी के, जीव के, जंतु के आयु का निर्धारण करते हैं, इसी को बोला जाता है रेडियो डेटिंग आइसोटोप डेटिंग। कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पूछेगा कार्बन डेटिंग जो है किसका उदाहरण है, कार्बन डेटिंग रेडियो आइसोटोप डेटिंग का उदाहरण है। रेडियो आइसोटोप डेटिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण हो गया कार्बन डेटिंग के द्वारा, वही कार्बन डेटिंग जो रेडियो आइसोटोप का एग्जाम्पल है, वही कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म में मृत पेड़ पौधा होना चाहिए। कार्बन है तो कार्बन वाला चीज मापेगा, इतना सोच लीजिए। तो जीवाश्म में भी कार्बन रहता है, मृत पेड़ पौधा में भी रहता है ना, आयु का अंकन करता है। जबकि निर्जीव वस्तु का मापन कहने का मतलब निर्जीव वस्तु में जाता है पृथ्वी, पुरानी चट्टान आदि का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा ये दोनों यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, निर्जीव पदार्थ जैसे पुरानी पृथ्वी हो गया, पुरानी चट्टान हो गया जिसमें निर्जीव है, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं पुरानी चीज़ के ज्ञात करने के लिए, उसका आयु ज्ञात करना है। पृथ्वी, पुरानी चट्टान आदि का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा अंकन किया, यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। यूरेनियम द्वारा आयु अंकन क्या है, वैसा पदार्थ जो निर्जीव हो जैसे पृथ्वी, चट्टान का द्वारा उसका आयु निकालने की क्रिया को यूरेनियम से प्रयोग करते हैं, इसलिए यूरेनियम द्वारा आयु का अंकन कहते हैं। अधिक पुरानी चट्टान, बहुत पुराना चट्टान होगा
चटाने के बाद हो रहा है यूरेनियम का प्रयोग। वही अधिक पुरानी चट्टान के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। कहने का मतलब यूरेनियम का तो प्रयोग करेंगे पुरानी चट्टान के उम्र निकालने में, लेकिन बहुत अधिक रहेगा तो यूरेनियम के अलावा पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी आता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से भी अधिक पुरानी है ना चीज़ों की चट्टानों की आयु उम्र निकाल लेते हैं। मृत पेड़ पौधे और जानवर का आयु निर्धारण में मृत पेड़ पौधा और जानवर सब में कार्बन है, इसलिए कार्बन C14 और कार्बन C12 14-12 के जो अनुपात है इसी के अनुपात से ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग के है ना उदाहरण है ना। इसका रेडियो आइसोटोप डेटिंग उपयोग कहाँ होता है तो देख लिए कहाँ होता है, देख लिए हम वही कह रहा। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक के कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ देखिए। रेडियो सक्रिय समस्थानिक उपयोगिता, तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होगा ना, जैसे कार्बन C14 कार्बन C12 का समस्थानिक है। इस समस्थानिक उपयोगिता कहाँ है, इस समस्थानिक उपयोगिता कहाँ है। वर्तमान समय में देखा जाए तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गया है, समय में बढ़ गया है एवं इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसे रेडियो सक्रिय समस्थानिक के कुछ प्रमुख उदाहरण है जहाँ उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग देख कहाँ होता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग मृत पेड़ पौधे, रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में देखते हैं। रेडियो सक्रिय समस्थानिक कार्बन C14-12 का प्रयोग करते हैं मृत पेड़ पौधा जानवर पत्थर के पुराने नमूने का ज्ञात करने में। अगर पत्थर है तो यूरेनियम से या पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से भी करते हैं, लेकिन कार्बन रहेगा तो मृत पेड़ पौधे और जानवर का नमूने का आयु ज्ञात करने में किया जाता है ना। इस विधि को रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हो गया। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग औषधि में भी किया जाता है। औषधि में जब किया जाता है ट्रेसर के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में क्यों करते हैं, ट्रेसर के रूप में। ये ट्रेसर क्या है, ट्रेसर का इलाज होता है औषधि दवाई से, तो औषधियों में ट्रेसर के रूप में किया जाता है। इस विधि को, जिस विधि को औषधियों में ट्रेसर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो आइसोटोप का, रेडियो समस्थानिक का। तो इस विधि के द्वारा मानव शरीर में औषधि में जब ट्रेसर होता है रेडियो समस्थानिक के द्वारा, तो इस विधि का मानव शरीर में किसी प्रकार का ट्यूमर का पता चलता है। तो ट्रेसर से क्या पता चलता है, ट्रेसर से ट्यूमर का पता चलता है। मानव के शरीर में कहाँ कहाँ क्या रोग है से बता देता है। जमीन के अंदर जब बिछाई गई जल पाइप, नली या गैस पाइप भी हो सकता है, गैस पाइप का नली हो सकता है, तेल पाइप की भी नली हो सकता है, अब फट गया उसका कैसे पता चलेगा, छेद हो गया रिसा हो गया कैसे पता चलेगा, तो उसका रेडियो समस्थानिक से ही पता चलता है। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं पौधों में उर्वरक की क्रिया जानने में कहता है। पौधों में उर्वरक की क्रिया, उस किस पौधा में कितना उर्वरक है उसके जानने की क्रिया रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग होता है रेडियो समस्थानिक डेटिंग का प्रयोग होता है रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि निर्माण में। कोई भी रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रिया विधि निर्माण में भी होता है। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा तो उसका क्रिया विधि निर्धारण होता है, रेडियो समस्थानिक का ही प्रयोग होता है। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग कैंसर जैसे अनेक रोग में भी किया जाता है। कैंसर जैसे रोग, जैसे कहने का मतलब कि अनेक रोग से ग्रस्त कोशिका कैंसर में जब होता है उसमें कोशिका को नष्ट करने होता है। जो कोशिका जो है कैंसर बढ़ा कर रखा है वो कैंसर के कोशिका को नष्ट कर देता है, करने में भी किया था रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग। जैसे कोबाल्ट के समस्थानिक देखा जाए, कोबाल्ट के समस्थानिक CO2760 है। कोबाल्ट के समस्थानिक CO2760 है। कोबाल्ट के समस्थानिक CO2760 का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का नाम बताओ। कोबाल्ट के कौन सा समस्थानिक कैंसर के इलाज में होता है, कोबाल्ट 2760 का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है तथा मस्तिष्क में विकसित होने वाले ट्यूमर का नष्ट करने में किया था। पूछेगा कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक है जो कैंसर के इलाज में होता है, तो कोबाल्ट 2760 है, कैंसर के इलाज में होता है, कैंसर के इलाज में। और कोबाल्ट 2760 का प्रयोग क्या है काम इसका, कोबाल्ट 2760 का काम है जब मस्तिष्क दिमाग में ट्यूमर विकसित होने वाले ट्यूमर हो जाएगा, इसको भी नष्ट करने में किया जाता है। मस्तिष्क में विकसित होने वाले ट्यूमर का भी नष्ट करने में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कैंसर के इलाज में भी और ट्यूमर के इलाज में भी। रेडियो सक्रियता डेटिंग, कार्बन डेटिंग औषधि में ट्रेसर क्रम होता है। ये ट्रेसर का भी काम है मानव शरीर में किसी प्रकार का ट्यूमर का पता लगाने में। ये ट्यूमर का है, औषधि में ट्रेसर का प्रयोग होता है, समस्थानिक का प्रयोग औषधि में ट्रेसर के रूप में। ये ट्रेसर काम है मानव शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर का पता लगाना। अब यहाँ कह रहा है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में, और मस्तिष्क में होने वाला विकसित होने वाला ट्यूमर है, यह भी ट्यूमर है, ट्रेसर के रूप में प्रयोग होता है औषधि में, ट्रेसर के रूप में भी ट्यूमर का पता। और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग होता है किसी में ट्यूमर के इलाज में। और ट्यूमर कहाँ होता है, मस्तिष्क में, दिमाग में होता है, माथा में। रेडियो समस्थानिक पाचन तंत्र, रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग पाचन तंत्र में होता है, पाचन तंत्र में भी होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है सोडियम तत्व है, सोडियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है जो इसका उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार का ज्ञात करने में किया जाता है। पूछेगा रुधिर परिसंचरण तंत्र है, जो रुधिर
परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न होता है किसी प्रकार का विकार, मैंने रोग, किसी प्रकार का रोग हो गया रुधिर में, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब कि खून में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया तो सोडियम का ही प्रयोग करते हैं। तो सोडियम रेडियो सक्रिय का काम करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो रेडियो सक्रिय आयोडीन है, आयोडीन का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि में, किसी प्रकार रोग हो गया उसका विकार उत्पन्न करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस, फास्फोरस का प्रयोग अस्थि रोगों के इलाज में, अस्थि इसलिए कहते हैं, अस्थि में हड्डी होता है, जोड़ होता है ना, तो हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, अस्थि रोगों के इलाज में होता है फास्फोरस का प्रयोग। सोडियम का प्रयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में, और आयोडीन का प्रयोग होता है, और सोडियम होता है खून के इलाज के गड़बड़ी का पता करने में, खून में किसी प्रकार गड़बड़ी है उसका, है ना, उसका गड़बड़ी का पता करने में सोडियम का प्रयोग। आयोडीन का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि में, और फास्फोरस का प्रयोग होता है अस्थि रोगों में, और फास्फोरस हड्डी में जाता है इसलिए आधी हड्डी मैंने अस्थि रोगों के इलाज में होता है। कह रहा है सोडियम, सोडियम का उपयोग खून में यानी कि रुधिर में परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न होने वाले विकार का पता करने में। वही सोडियम का प्रयोग एक जगह और काम है, शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापा जाता है। यहाँ सोडियम, यहाँ पर सोडियम का प्रयोग हो रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न होने वाले विकार का ज्ञात करने में। और यहाँ सोडियम का पता चल रहा है शरीर में रक्त का प्रवाह का वेग मापते हैं, शरीर में रक्त के में होने वाला जो रोग है उसका पता भी करते हैं, और रक्त का वेग का भी मापा जाता है सोडियम के द्वारा। लोहा का प्रयोग तो जाने रहा है एनीमिया और रक्ता रोग के इलाज में होता है, रक्ता रोग ज्ञात करने होता है। यूरेनियम 9238, 9238 का प्रयोग होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। पूछेगा पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम 9238 का प्रयोग करता है, क्योंकि यूरेनियम 9238 है जो पृथ्वी पर, यूरेनियम 9238 जो है ना, इसका प्रयोग हमारे पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में पता चलता है। 9238 का, 9238 का कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण है, किरण तो है लेकिन रेडियो सक्रिय किरण तो है, कैसा, वो किरण कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण का उपयोग अनाज, फल, सब्जी आदि के रोगाणुनाशक, रोग के नाशक में किया जाता है। मतलब कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण रहेगा, कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अनाज में, फल में, सब्जी में अगर रोग लगता है उसको खत्म करने, मारने में काम आता है, रोगाणुनाशक मैंने रोग को नाश करने में आता है। कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण रहेगा तब कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण का उपयोग करते हैं अनाज, फल, सब्जी आदि रोगाणुनाशक में। तो हम लोग देखें एक बार फिर से रिवाइज मार लेते हैं। रेडियो समस्थानिक, रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो मृत पेड़ पौधा में, जानवर में, और या पत्थर के पुराना नमूना का ज्ञात करने में। फर्क इतना ही है कि मृत पेड़ पौधा जानवर में कार्बन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पत्थर पृथ्वी जो पुराना चीज़ है, निर्जीव पदार्थ है, इसकी आयु ज्ञात करने हम लोग करते हैं यूरेनियम 9238 का। रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग औषधि में भी किया जाता है। औषधि में जब प्रयोग करते हैं तो ट्रेसर के रूप में करते हैं। यही ट्रेसर मानव शरीर में होने वाले किसी प्रकार का ट्यूमर का पता चलता है। ट्यूमर एक और चीज़ का पता चलता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग करते हैं ट्यूमर के पता करने में। ट्यूमर होता कहाँ है, मस्तिष्क में। औषधि में ट्रेसर के रूप में मानव शरीर में किसी प्रकार का ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर ज़्यादा मस्तिष्क में होता है। कभी कभी देखेगा नल पाइप, गैस पाइप है ना, तेल पाइप में छेद हो जाता है या रिसाव हो जाता है, छेद या रिसाव हो जाता है, उसका पता करने में भी प्रयोग करते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक का। पौधों में उर्वरक की क्रिया का जानने में पता करते हैं, कौन सा पौधा में कितना उर्वरक है, इसका भी प्रयोग रेडियो समस्थानिक में होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि निर्धारण में होता है। रासायनिक अभिक्रिया के क्या हुआ, क्रिया विधि निर्धारण में। कैंसर के इलाज में भी होता है रेडियो समस्थानिक। तो कौन सा रेडियो समस्थानिक है जिसका कैंसर के इलाज में होता है, तो कोबाल्ट। देखते हैं कैंसर जैसे अनेक रोग ग्रस्त कोशिका को नष्ट करने में रेडियो समस्थानिक का काम आता है ना, ग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देता है रेडियो समस्थानिक कैंसर के इलाज में। कोशिका का मार देता है वो कोबाल्ट के समस्थानिक 27 और 60 है, 27-60 है जो कैंसर के इलाज में काम आता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला ट्यूमर का भी पता करने में आता है कोबाल्ट 60 का। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग नहीं, औषधि में ट्रेसर के रूप में भी ट्यूमर का पता करता है। पाचन तंत्र का अध्ययन में किया था रेडियो समस्थानिक का प्रयोग। और सोडियम रेडियो सक्रिय है, सोडियम रेडियो सक्रिय तत्व से रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न होने वाला विकार का पता करते हैं, और रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न होने वाला रोग का पता करते हैं सोडियम से। और सोडियम से भी पता करते हैं रुधिर में खून, रक्त में कितना वेग से बह रहा है, इसका भी पता करते हैं सोडियम से। आयोडीन का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न होने वाला रोग का पता करते हैं। फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है, अस्थि रोगों के इलाज में फास्फोरस। देख लीजिए सोडियम का प्रयोग होता है शरीर में रक्त के प्रवाह का वेग मापा जाता है, और शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसका भी प्रयोग में किया जाता है सोडियम का प्रयोग। लोहा का प्रयोग एनीमिया और रक्ता रोग के ज्ञात करने में पता चलता है। यूरेनियम 9238 है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में पता चलता है। कम क्रियाशील यूरेनियम 9238 है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरण है, किरण तो है लेकिन कम क्रियाशील है, उसका अनाज, फल, सब्जी में जब रोग लग जाता है उस रोग को मारने में काम आता है। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन का मतलब पता चलता है विखंडन में टूटना। और किसका टूटना, नाभिक का। जब बाहरी नाभिक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, जब न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है कोई नाभिक में, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गया, बढ़ गया,
न्यूट्रॉन ज़्यादा हुआ तो अस्थायी होता, तो टूट जाता। एक भारी नाभिक विखंडित होकर के दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाना नाभिक विखंडन कराता है। ऊर्जा की यह विशाल राशि विमुक्त होता है तथा साथ में ऊर्जा की विशाल राशि विमुक्त होता है। कहने का मतलब होता है एक भारी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुआ तो दो हल्का जब भारी है तो भारी का टूटेगा, दो हल्का है ना नाभिक में टूट जाए, ये भी नाभिक में टूटता है ना, सोचिए कि दूसरा में टूटता है ना। भारी नाभिक टूटेगा तो हल्का नाभिक में कन्वर्ट होता है और साथ में ऊर्जा भी निकलेगा। इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, क्योंकि नाभिक का विखंडन हो रहा है और नाभिक ही बन रहा है टूट करके, ये भी टूटेगा तो फिर दो बनेगा, यही क्रिया चलता रहेगा और साथ में ऊर्जा निकलता रहेगा। इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। 1939 का बात है। कब का बात है? 1939 में। जर्मन के वैज्ञानिक का नाम था ऑटो हान, है ना। यही नाभिकीय विखंडन के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो हान, और जर्मनी का था ऑटो हान और जर्मनी के ही थे स्ट्रासमान। ऑटो हान और स्ट्रासमान ने बताया, क्या बताया भाई, कि देख यूरेनियम 9235 38 तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में करते हैं। 9235 के नाभिक पर, इस नाभिक पर देखिए 9235 के इस पर नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से प्रहार करने पर यूरेनियम का नाभिक टूटकर, इस पर कहा मंद वेग से, एक तो इसमें यूरेनियम अस्थायी है, मंद वेग से न्यूट्रॉन जागा लेकिन मंद वेग से प्रहार कर रहा है, गते प्रहार कर रहा है। नाभिक टूट करके बेरियम 56 बनाता है। देखिए बेरियम 9235 टूटेगा, प्लस न्यूट्रॉन मुक्त होगा, बेरियम 56 बनेगा तथा क्रिप्टन 36 बनेगा, साथ में क्रिप्टन 36 बनेगा। इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हो जाता है। 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न और साथ में एक विशाल राशि विमुक्त होगा ऊर्जा के। मतलब कहने का मतलब हुआ है ना, ऑटो हान और स्ट्रासमान ने जर्मनी में पैदा हुआ और 1939 में बात बोलते हैं। कब बोलते हैं? 1939 में, नाभिकीय विखंडन के बारे में। कि देखो यूरेनियम 9235 पर न्यूट्रॉन से प्रहार करेगा ना, तो साथ में न्यूट्रॉन तो बनबे करेगा, 9235 पर प्रहार करेगा किससे? न्यूट्रॉन से। तो बेरियम 56 बनेगा। क्या बनेगा? बेरियम 56 और क्या बनेगा? क्रिप्टन 36 बनेगा और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी बनेगा। ये 3 न्यूट्रॉन फिर टूटेगा, फिर बनते रहेगा और साथ में ऊर्जा निकलेगा और विशाल ऊर्जा भी निकलेगा। ऐसा बोलता है 1939 में ऑटो हान और स्ट्रासमान ने बोला। नाभिकीय विखंडन जब होता है उस नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होता है। देखिए नाभिकीय विखंडन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ ऊर्जा कहाँ से निकला, इसका कुछ द्रव्यमान होगा नाभिक का, यही द्रव्यमान माने कि 100 kg का होगा तो 99 kg का बनेगा दोनों, तो 1 kg का हो गया, ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। ऊर्जा कहाँ से आया? तो इसका द्रव्यमान में जो क्षति हुआ होगा 1 kg, वही 1 kg ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। वही कह रहा है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होता है। नाभिक के द्रव्यमान में कहा तो कुछ क्षति होती है। द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन के समीकरण E = mc² के अनुसार होता है और ऊर्जा निकलता है। ये क्या है? ये है ऊर्जा, एनर्जी। एम क्या है? एम द्रव्यमान है। सी द्रव्यमान में क्षति बताता है। एम क्या है? द्रव्यमान में क्षति कितना वो बता रहा है। और सी क्या है? सी है प्रकाश का वेग के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नाभिकीय विखंडन जब होता है तो नाभिक टूटता है तो हल्का 2 नाभिक तो बनबे करता है और कुछ ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा कहाँ से आया? तो नाभिकीय के द्रव्यमान में कुछ क्षति होगा, वही क्षति ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। वही नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉन में से जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसी न्यूट्रॉन में से कुछ न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करते हैं। कुछ न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन बड़ी है, कुछ न्यूट्रॉन 1-2 जो है यूरेनियम के जो नाभिक है इस पर ही प्रहार कर रहे हैं, गोली मार रहा है। कौन न्यूट्रॉन गोली मार रहा है? यूरेनियम को मार रहा है। न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक प्रक्रिया का पुनरावृत्ति होता है। प्रारंभिक मतलब होता है न्यूट्रॉन यूरेनियम को मारा तो फिर न्यूट्रॉन बनेगा, ऊर्जा निकलेगा, फिर न्यूट्रॉन यूरेनियम को मारा, फिर न्यूट्रॉन बनेगा, ऊर्जा निकलेगा। यही यूरेनियम को मारता जाएगा, न्यूट्रॉन बनता जाएगा, ऊर्जा निकलता जाएगा। न्यूट्रॉन यूरेनियम को मारेगा, यूरेनियम से न्यूट्रॉन फिर बनेगा और फिर ऊर्जा निकलता है। इस प्रकार की एक श्रृंखला बन जाती है, यानी कि चेन प्रोसेस होता है। इस प्रकार श्रृंखला बन जाती है ना। और ऊर्जा की अपार राशि विमुक्त होती है और साथ में ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। परमाणु बम जो है, एटम बम, परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला प्रक्रिया तेज होती है। परमाणु बम जो होती है इसी होता है। परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉन का प्रहार यूरेनियम से होता है, फिर यूरेनियम फिर बनता है न्यूट्रॉन में और कुछ ऊर्जा, फिर न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर प्रहार करता है, न्यूट्रॉन यूरेनियम पर, फिर यूरेनियम से न्यूट्रॉन बनेगा, ऊर्जा निकलेगा। इस प्रक्रिया का नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन का प्रयोग, ठीक ना। पूछेगा नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग करता है? परमाणु में बम इलाज में बनाने में। इस प्रक्रिया का नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, इस प्रक्रिया का देखिए एटम बम माना परमाणु बम के विस्फोट में यही श्रृंखला तेजी से होती है। यही श्रृंखला का मतलब नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर में, इस प्रक्रिया का मतलब का नाभिकीय विखंडन नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित ढंग से संपन्न करा करके ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, शांतिपूर्ण रचनात्मक ढंग से करते हैं। पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा का नियंत्रित किया जा सकता है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होता है नाभिकीय विखंडन से निकलने वाला ऊर्जा, उसी का प्रयोग करते हैं, शांतिपूर्ण रचनात्मक रूप से कार्य किया जाता है।
ना तो ये नाभिकीय विखंडन हो रहा है, इसका ऊर्जा को हम लोग पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन कुछ नियंत्रित करके हम लोग इसको घर में उपयोग काम में ला लेते हैं, जिसको कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर में रूप। पूछेगा नाभिकीय विखंडन में से जो ऊर्जा निकलता है, इस ऊर्जा का प्रयोग तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं कर पाना है तो कैसे करते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर काम है ऊर्जा का प्रयोग कर लेना और घर में प्रयोग करना, बिजली बनाने में। नाभिकीय विखंडन के किसका भाग है, तो नाभिकीय ऊर्जा के भाग है। नाभिकीय ऊर्जा का पहला भाग नाभिकीय विखंडन पढ़ लिया, और नाभिकीय ऊर्जा का दूसरा भाग पढ़ते हैं हम लोग। तो नाभिकीय ऊर्जा को थोड़ा छोड़ कर तो पढ़ लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाले क्षति ऊर्जा में कन्वर्ट करना, प्राप्त ऊर्जा को विपुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। कोई तत्व है, उसका नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्षति होता है, द्रव्यमान क्षति होता है, तो क्षति कहा जाता है ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और प्राप्त ऊर्जा जो होता है विपुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। यही ऊर्जा जो बनता है द्रव्यमान के जो क्षति होता है, और क्षति कहा जाता है ऊर्जा में, यही ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, जिसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ना क्यों, क्योंकि नाभिक से निकलता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन पढ़ लिया हम लोग। नाभिकीय विखंडन के अलावा पढ़ते हम लोग नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा का दूसरा भाग है नाभिकीय संलयन। इसमें कहा होता है कि दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कराते हैं। जैसे कहने का मतलब कि दोनों हल्के नाभिक है और मिल करके एक भारी अवस्थाई, क्या भारी भी है अवस्थाई भी है, नाभिक का निर्माण करते हैं। दो हल्का नाभिक मिलेगा तो भारी बन जाएगा और स्थायी होता है, इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान के हमेशा क्षति होता है। पूछेगा द्रव्यमान के हमेशा क्षति कहाँ होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में किसकी क्षति होता है, द्रव्यमान के सदैव क्षति होता है। और नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान की भी क्षति हो रहा था और नाभिक का भी क्षति हो रहा था, लेकिन इसमें द्रव्यमान का हमेशा क्षति होता है, जो E बराबर MC के अनुसार पर में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वही द्रव्यमान का क्षति होता है तो कहाँ जाता है, तो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। यही कारण है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। नाभिकीय संलयन जो होती है, कह रहा आइंस्टीन समीकरण E बराबर MC के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कौन, द्रव्यमान की क्षति होना, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि इस ऊर्जा में अपार ऊर्जा, बहुत मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, निकलती है। और साथ ही इस प्रकार के प्रारंभ हो जाने पर, बहुत मात्रा में जब ऊर्जा निकलेगा तो प्रारंभ हो जाने पर इस समय विमुक्त ऊर्जा इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्योंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च ताप पर होता है। कुछ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होता है, कितना ताप, बहुत ताप, जो पृथ्वी पर है, ये नहीं है। नाभिकीय संलयन पृथ्वी पर नहीं होता, कहाँ होता है, सूर्य पर, तारा पर। क्यों, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। नाभिकीय संलयन देखा जाए अति उच्च ताप पर लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 10 लाख डिग्री सेल्सियस, सोच लीजिए 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर नाभिकीय संलयन होता है। इसी कारण इसे ऊष्मीय नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, नाभिकीय संलयन तो ही रहा है, क्योंकि 10 लाख डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा बन जाता है, इसलिए ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। कुछ नाभिकीय संलयन को एक और नाम क्या है, ऊष्मीय नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया है हाइड्रोजन बम जिसकी सहारक का क्षमता परमाणु बम से कई गुना है। सोच लीजिए, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सोच लो कि परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा है, सोच लो, कहना जा सकता है ना, कई गुना ज़्यादा है। परमाणु बम से भी कई गुना हाइड्रोजन बम का मारक क्षमता ज़्यादा है। कि निर्माण में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत निहित है, यानी हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 1 हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में प्रोटियम को छोड़ करके ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग है ना, हीलियम 2-4 और प्लस में है ना, न्यूट्रॉन प्लस में ऊर्जा निकलता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है, इसका नाम है ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए होता तो है, इतना जल्दी होता है, इतना जल्दी ऊर्जा निकलता है, इतना जल्दी नाभिकीय संलयन होता है कि हम देख नहीं पाते। सोच लीजिए 10 का पावर -6 सेकंड में समाप्त हो जाता है। पूछेगा नाभिकीय संलयन कितना सेकंड में खत्म होता है, 10 का पावर 6 सेकंड में समाप्त हो जाती है। मैंने हाइड्रोजन बम बनाता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन कितना सेकंड में समाप्त होती है, 10 का पावर -6 सेकंड में समाप्त होती है। इस क्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में या हाइड्रोजन बम बनाने की क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो है, वही न्यूट्रॉन जो उत्पन्न होता है, वही न्यूट्रॉन पुनः प्लूटोनियम में या यूरेनियम पर प्रहार करता है। कौन, न्यूट्रॉन, चाहे प्लूटोनियम पर प्रहार करे या यूरेनियम पर प्रहार कर पुनः उसे विखंडित कर देता है। अब इसी कारण हाइड्रोजन बम की शारीरिक क्षमता परमाणु बम की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा की उपयोगिता। तो नाभिकीय ऊर्जा कहने का मतलब यहाँ दोनों आ जाएगा, नाभिकीय विखंडन भी और नाभिकीय संलयन भी आ जाएगा। कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों आता है, वो दोनों को मिला के नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में, तो नाभिकीय रिएक्टर में अभी देखें
कि नाभिकीय विखंडन में काम आता है। अभी देखिए नाभिकीय विखंडन में ही प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर का काम है ऊर्जा जो निकलता है बहुत मात्रा में नाभिकीय विखंडन के समय ऊर्जा को नियंत्रित ढंग से संपन्न करा करके उस ऊर्जा को फिर शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्य में किया जाता है, मैंने कुछ काम में लाया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर में होता है। वही नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 9235 के परमाणु को मंद न्यूट्रॉन से कराते हैं बाबू, सोच लें मंद न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन के परिणाम स्वरूप मुक्त ऊष्मा निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, ऊष्मा ऊर्जा की विपुल राशि निकलेगा। इस ऊष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को विपुल राशि है, उस राशि से जल को भाप में बदलते हैं। जल रहता है अगल बगल, जल को भाप में बदल देते हैं, भाप में बदल करके टरबाइन चला जाता है। यही टरबाइन से विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए यहाँ यूरेनियम 9235 है, इस पर न्यूट्रॉन से प्रहार करें। न्यूट्रॉन से प्रहार करें, इस पर कर रहे हैं तो और भी मंद गति से न्यूट्रॉन का प्रहार करना है। और साथ में कुछ निकलता है, ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा ऊष्मा भी निकलेगा, ऊष्मा ऊर्जा है, क्योंकि लाइट निकलेगा तो ऊष्मा ऊर्जा है। इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जल को भाप बनाते हैं और जल को भाप बना करके उस भाप से टरबाइन चलाते हैं। वही टरबाइन क्या करता है? विद्युत में कन्वर्ट करता है, विद्युत देता है, उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा से क्या बनता है? विद्युत ऊर्जा। तो वही देखें हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 9235, जो नाभिकीय विखंडन में ही प्रयोग करता है। नाभिकीय विखंडन में किसका? तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय विखंडन का प्रयोग। इसमें यूरेनियम 9235 का प्रयोग होता है। इस मंद न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। इस ऊष्मा ऊर्जा को जल लेकर के भाप में बदलता है, भाप को टरबाइन चलाता है, टरबाइन विद्युत ऊर्जा देता है। तो हम लोग देख लिया नाभिकीय ऊर्जा का उपयोगिता कहाँ होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग? तो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में। अब चलते हैं नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में होता है यूरेनियम 235 का प्रयोग। अब देखते हैं हम लोग यही नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग वायुयान जहाज पनडुब्बी, वायुयान उड़ाने में, जहाज चलाने में, पनडुब्बी चलाने में और रॉकेट उड़ान में भी काम आता है। इसका तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग सूर्य और अन्य तारा पर, वहाँ तारा ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य तारा पर नाभिकीय संलयन, सूर्य और तारा से क्या मिलेगा? ऊष्मा। उस ऊष्मा को प्रकाश भी मिलेगा, ऊष्मा भी मिलेगा। ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जो वहाँ लगातार चलती रहती है। कहाँ? नाभिकीय संलयन है सूर्य तारा पर। कह रहा है व्यवहारिक, ऐसे तो नाभिकीय संलयन का प्रयोग व्यवहारिक रूप में भी नहीं प्रयोग किया गया है, क्योंकि नाभिकीय संलयन हमेशा को रोक पाना, उसको ऊष्मा ऊर्जा को पकड़ पाना, ऐसा यांत्रिक मशीन नहीं बनाया गया। वही कह रहा है व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण नाभिकीय संलयन से प्राप्त अपार मैंने बहुत सारा ऊर्जा को मानव उपयोगी कार्यों में उपयोग की तकनीकी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो सका है कि नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा निकलता है उसको पकड़ के मानव उपयोग कर सकता है। ऐसा अभी तक यंत्र, ऐसा मशीन नहीं बनाया गया अभी तक। परमाणु रिएक्टर, इसी को बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर भी। तो नाभिकीय रिएक्टर का हो या परमाणु रिएक्टर का है, एटॉमिक रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसका? कौन बेटा के? तो पहला यानी कि नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन को ही नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। नाभिकीय संलयन के क्यों नहीं करते हैं? कि उसको ऊर्जा को, नाभिकीय संलयन से जो मिलने वाली ऊर्जा उसको पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए नाभिकीय रिएक्टर का या परमाणु रिएक्टर का, इसमें नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। वही कह रहा नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 9235 का प्रयोग करते हैं। उससे न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन का परिणाम ऊष्मा ऊर्जा निकलता है। उसी ऊष्मा ऊर्जा निकलता है, इस ऊष्मा ऊर्जा से है ना जल को भाप में बदलते हैं, भाप में बदल कर टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। वही है नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर। क्या है? वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को, और नाभिकीय भी ऊर्जा है तो कौन सा ऊर्जा है? नाभिकीय विखंडन वाला। पहला बेटा नाभिकीय विखंडन को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊष्मा ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। यही ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके इस ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं। देखिए ना, यहाँ से ऊर्जा मिला ना, ऊष्मा ऊर्जा को जल को भाप में, टरबाइन से विद्युत ऊर्जा मिला ना। वही है कह रहा न परमाणु रिएक्टर क्या है? वह संयंत्र है जिसमें मैंने परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को, और नाभिकीय ऊर्जा में कौन सा बेटा का? तो नाभिकीय विखंडन को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? नाभिकीय रिएक्टर। और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभी भी देखें परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। इसमें होने वाला विखंडन श्रृंखला विक्रिया नियंत्रित रहती है। विखंडन और होने वाला जो श्रृंखला है उसी को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय संलयन का नियंत्रित नहीं कर पाना मुश्किल है। परमाणु रिएक्टर के मुख्य भाग कौन कौन है जिसको नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं? तो परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर का काम क्या है ना? नाभिकीय ऊर्जा को क्या करता है? और नाभिकीय ऊर्जा को भी कौन सा बेटा का? तो बड़ा बेटा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से तो प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो वही परमाणु रिएक्टर के मुख्य भाग। कोर हो गया, मंदक हो गया जो मॉडरेटर का काम करता है, मंदक। तीसरा को शीतलक, कूलेंट, परिरक्षण, सेल्डिंग। कोर, मंदक, शीतलक, परिरक्षण। ये परमाणु रिएक्टर का मुख्य भाग हो गया। पूछ रहा है
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में किसका प्रयोग करता है? तो मंदक रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में भारी जल D2O का प्रयोग और ग्रेफाइट का प्रयोग करता है। पूछेगा मंदक नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग। जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तब उस रिएक्टर को ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मंदक रूप में। तो जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तब परमाणु पाइल कहते हैं रिएक्टर को, परमाणु पाइल। जब भारी जल का प्रयोग करते हैं तो स्विमिंग पूल, क्योंकि भारी जल है तो जल में पुल बनाया जाता है, इसलिए स्विमिंग मैंने तैरना स्विमिंग पूल कहलाता है, उस परमाणु रिएक्टर को स्विमिंग पूल। जब शीतलक रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रव मिश्र धातु का उपयोग होता है, शीतलक रूप में सोडियम का और पोटेशियम के द्रव मिश्र धातु का प्रयोग करता है। शीतलक रूप में किसका प्रयोग करता है? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और के से पोटेशियम। शीतलक रूप में सोडियम और पोटेशियम के मिश्र धातु, कैसा मिश्र धातु? द्रव अवस्था में रहता है, उसका प्रयोग करते हैं शीतलक ठंडा करने में। सोडियम और पोटेशियम का काम है शीतलक को ठंडा करना, परमाणु रिएक्टर में काम आता है। जब ग्रेफाइट हो गया, जब रिएक्टर को परमाणु पाइल, जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक रूप में करते हैं तो उस रिएक्टर को परमाणु पाइल कहते हैं। जब ग्रेफाइट मंदक रूप में करते हैं, ग्रेफाइट का परमाणु पाइल कहते हैं। जब भारी जल का मंदक रूप में उपयोग होने पर स्विमिंग पूल कहलाता है। जब भारी जल का प्रयोग करते हैं स्विमिंग पूल कहलाता है, तब रिएक्टर को परमाणु पाइल हो गया। भारी जल का उपयोग होने पर स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पूछा नाभिकीय रिएक्टर में, ये जो नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर में जिसके भाग है 4 कोर, मंदक, शीतलक, परिरक्षण, यही परमाणु रिएक्टर में या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं यूरेनियम का और प्लूटोनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर में। क्यों? ईंधन के रूप में। यूरेनियम का भी प्लूटोनियम, दोनों का प्लूटोनियम है। जबकि कैडमियम छड़ होता है, इस छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं। कैडमियम छड़ है, CD से कैडमियम होता है, CD, इसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। कैडमियम नहीं, बिल्कुल बेरियम का छड़ भी। उपधातु है बोरॉन, जो 5, 10 है। बोरॉन और कैडमियम के छड़, इसका नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। कोबाल्ट 60 तो जाने रहे हैं, कैंसर के इलाज में होता है और साथ में ट्यूमर का पता करने में। तो कैडमियम का छड़ देखे, बोरॉन का छड़ देखे, दोनों का नियंत्रक छड़ के रूप में होता है। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताओ। तो विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली में बनाया गया था। इटली में कौन बनाया था? इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर थे एनरिको फर्मी थे। यही एनरिको फर्मी के निर्देशन पर शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। पूछेगा विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? इटली में। इटली में भी कहाँ? शिकागो विश्वविद्यालय है। यही शिकागो विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? इटली में। यहीं विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था शिकागो विश्वविद्यालय में। कौन बनाया था? एनरिको फर्मी ने बनाया था। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग कहाँ कहाँ है जरा देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा में भी 2 बेटा है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को हम लोग देख लिए पीछे। अधिकतर नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, नाभिकीय रिएक्टर से जो ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को क्या करते हैं, है ना, उसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके इस विद्युत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं और विद्युत गृह बनाया जाता है। विद्युत गृह, है ना, बनाया जाता है विद्युत ऊर्जा से। पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, तो नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन सा ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करके विद्युत उत्पादन करते हैं और फिर विद्युत गृह बनाया जाता है। विद्युत गृह में जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है उसे विद्युत गृह कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से रेडियो समस्थानिक उत्पन्न होता है। क्या होता है? रेडियो समस्थानिक भी उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर से क्या होता है उत्पन्न? तो रेडियो समस्थानिक भी उत्पन्न होता है। यही रेडियो समस्थानिक का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में होता है, चाहे कोई चीज़ में, कृषि में होता है, रोगों के उपचार में होता है, उद्योग धंधे में होता है। चिकित्सा विज्ञान में ट्यूमर का पता करने में, है ना, कोबाल्ट 60 बड़ी चीज़ है। औषधि के रूप में, ट्रेसर के रूप में कोबाल्ट ट्यूमर का पता करने में। कृषि में आता है काम, कौन पेड़ में कितना उर्वरक है उसका पता करने में रेडियो समस्थानिक का प्रयोग। और रोगों के उपचार में भी आता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। कैंसर के इलाज में, ट्यूमर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। बहुत सारा चीज़ है। सोडियम का प्रयोग रक्त परिसंचरण तंत्र में और रक्त का वेग मापने में मापता है। इसी उद्योग धंधे में काम आता है। किसका? तो रेडियो, नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक उत्पन्न होता है। ये रेडियो समस्थानिक से ही चिकित्सा विज्ञान, कृषि, रोगों के उपचार, उद्योग धंधे आदि में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से बनता है रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है चिकित्सा विज्ञान, कृषि में, रोगों के उपचार में, उद्योग धंधे में होता है। क्लास 43 क्लास है, खान सर का वीडियो है। 107 इनकम टैक्स के बारे में चर्चा है, आयकर से संबंधित 107। 108 हो गया संयुक्त अधिवेशन संबंधित है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का हक होता है राष्ट्रपति को। 109 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक 109 में है। इसमें प्रस्तुत करता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और निर्णय लेता है। निर्णय लेने का हक होता है धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वही अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा
निर्णय लेता है ना। पूछेगा धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेता है या नहीं से। प्रस्तुत कहाँ होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। फिर होता है पूर्व सूचना देना पड़ता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले धन विधेयक को पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ता है।